इस चिल्ला रही थी, ओए सुर, सुर, ओ सुर, सुर। वो लड़की खेत की मुंडेर के पास आकर रुकती है, जहाँ उसी की उम्र की एक लड़की बैठी हुई खेत देखकर मुस्कुरा रही थी। सुर, की होया, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? अच्छा जी, मैं चिल्ला रही हूँ, खुद को देख, कब से आवाज दे रही हूँ, पर मजाल है रानी साहिबा के कान पर जू भी रहेगा। सुर उसे देखकर हल्का सा मुंह बना लेती है। हाँ बता, क्यों आवाज दे रही थी? ऐसा भी क्या हो गया? तुझे पता है सरपंच जी का बेटा आज कनेडा जा रहा है। एले, ये बात थी, मैंने लगा पता नहीं कहाँ बिजली गिर गई। खसमानू खानी, तू कैसी है? तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? ध्यान से सुना ना तूने मैंने क्या कहा? वो कनेडा जा रहा है, कनेडा। सुर उसके पास मुस्कुराते हुए आती है और गाना गाने लगती है। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। तू तो ऐसे गा रही है जैसे सच में लंदन, पेरिस और जापान घूमकर आई है और माइकल और एल्विस तेरे चाचा के पुत्र है। हट पागल, ये देश मैंने देखे हो या ना देखे हो, पर मुझे पता है मेरा हिंदुस्तान सबसे सुंदर है। तुझे कैसे पता? दिल कहता है। ओहो, तेरी तो 17 साल की उम्र में दादी अम्मा वाली बातें हैं, पता नहीं आगे क्या ही करेगी। दादी अम्मा किसको बोला? अरे ये सब छोड़ना, चल चल कर देखते हैं उसे जाते हुए। अरे अभी क्या देखना है, अभी तो वो यहाँ से जा रहा है, तो हमारे जैसा ही होगा ना। हाँ, जब लौट कर आएगा तब कनेडा वाला कहलाएगा। तू बकवास न कर, चल। अमृत सुर को जबरदस्ती खींचते हुए ले जाने लगती है। ओहो, तू भी ना पागल है। दोनों सरपंच जी के घर के पास पहुंचती हैं, जहां पहले से ही लोग खड़े हुए थे। वो दोनों दूर खड़ी सब देख रही थी। तभी उनकी नजर कार में बैठी हुई उन्हीं की उम्र के लड़के पर पड़ती है, जो बहुत उदास लग रहा था। सुर उस लड़के की तरफ देखकर अमृत से कहती है, हाय बेचारा, शक्ल तो देख इसकी कितनी उतरी हुई है, देखकर लग रहा है इसका बिल्कुल मन नहीं है जाने का। वो देख, उसकी बेबी भी कितना रो रही है। दोनों की नजर उस लड़की की माँ पर पड़ती है जो रो रही थी। अब वो तो उसकी बेबे है ना, बेटे के जाने का दुख तो लगेगा ही उन्हें, पर उन्हें भी ये समझना चाहिए कि जब उनका पुत्र वापस आएगा तो पढ़ा लिखा एक हट्टा कट्टा नौजवान होगा। क्यों, जो लड़के हिंदुस्तान में रहते हैं वो हट्टे कट्टे नौजवान नहीं बनते क्या? ओहो, तू तो कैंची लिए बैठी रहती है और सोचती रहती है कि कब अमृत के मुंह से कोई बात निकले और मैं उस पर कैंची चला दूं। सुर प्यार से उसके गले लगते हुए बोलती है, तो तू ऐसी बातें करती क्यों है मेरी जान? छोड़ मुझे ना। सुर हंसने लगती है। तभी उस लड़के की कार की खिड़की पर उसकी उम्र का एक लड़का रोते हुए आता है। ओए दीप, मेरे यार, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगा सुरजीत, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो दोनों रो रहे थे, तभी उन दोनों के पास दीप के पिता आते हैं। ओए खोते दे पुत्रो, ऐना क्यों उदास होना, कुछ सालों की बात है बस, जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी दीप वापस आ जाएगा। ये कहकर वो कार के पास खड़े सुरजीत के सर पर हाथ रखते हैं और दीप के बगल में कार में बैठ जाते हैं और वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने लगते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इसलिए उन्हें चंडीगढ़ पहुंचना था, तो टाइम से निकलना भी जरूरी था। तभी हल्की हल्की हवाएं चलने लगती हैं। अमृत सुर के गले से उसका दुपट्टा निकाल लेती है। अरे ये क्या कर रही है? मौसम तो देख कितना सुहाना हो रहा है। ऐसे मौसम में अगर लड़की का दुपट्टा नहीं उड़ाया तो हमारी हिंदी फिल्में बुरा नहीं मान जाएंगी। ये कहकर अमृत सुर का दुपट्टा तेज से हवा में उछाल देती है। हवा उसी दिशा में चल रही थी, तो दुपट्टा थोड़ा दूर उड़ता है और दीप की कार के शीशे पर आकर गिरता है। ये देख अमृत और सुर दोनों घबरा जाती हैं और छुप जाती हैं। ड्राइवर गाड़ी रोकता है। दीप कार से उतरकर वो दुपट्टा उठाकर फिर कार में बैठ जाता है। अरे पुत्र, तू ये दुपट्टा साथ क्यों ले आया? होगा ये गांव की किसी कुड़ी का, यही छोड़ दे, जिसका भी होगा वो ले जाएगी आकर। नहीं पापा जी, मैं इसे साथ ले जाऊंगा, ये मुझे कनाडा में अपने देश, अपने गांव की याद दिलाएगा। चल जैसी तेरी मर्जी। और उनकी गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। उनकी कार के जाते ही अमृत और सुर, जो कि छिपी हुई थी, वो बाहर आती हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है अमृत। अब बेबी घर में पूछेगी कि दुपट्टा कहाँ गया तो मैं क्या कहूँगी? कनाडा चला गया? हाय, तो मुझे क्या पता था कि शीशे से उड़ाकर वो तेरा दुपट्टा साथ ही ले जाएगा। मैं तो बस दुपट्टा उड़ाने तक का ही सीन बना रही थी, पर ये तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया। तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? अरे नहीं। सुर परेशान होकर घर की तरफ जाने लगती है। पीछे पीछे अमृत भी आती है। ऐसे ही बचपन की अटखेलियों के साथ 8 साल बीत जाते हैं और ये मासूम सा बचपन जवानी में बदल चुका था। सुर और अमृत दोनों बहुत सुंदर रूप निखरा था। एक दिन सुर अमृत के घर जाती है। काकी, अमृत कहाँ है? अमृत कहाँ है? वो तो कहकर गई थी कि तुझसे मिलने जा रही है और तू मुझसे ही पूछने आई है कि वो कहाँ है।
अचानक से सुर को कुछ याद आता है और वो अपनी जुबान होठों से दबाती है। बुद्धू बन गई ना आप। अमित सही कहती है, आपको बुद्धू बनाना बहुत आसान है। मैं उसकी ये बात मानती ही नहीं थी, सोचा आज आजमा कर देख लेती हूँ, पर आप तो सच में बुद्धू बन गई। वो हंसने लगती है। ना जाने तुम दोनों की शरारतें कब जाएंगी। 24 साल की हो गई हो दोनों, ब्याह की उम्र हो गई है और हरकतें देखो बिल्कुल बच्चों वाली। अच्छा काकी, मैं चलती हूँ। ये कहकर सुर अमृत के घर से बाहर निकल आती है और चैन की सांस लेती है। सुर खुद से कहती है, आज तो बाल बाल बचे, अगर पता चल जाता तो सूली पर तो टंग ही जाना था। वो अमृत के घर से अपने सरसों के खेत में आती है, जहाँ भूसे के ढेर के पीछे अमृत और एक लड़का एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। सुर धीरे से पीछे से जाती है और अचानक से उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ओए सुरजीते। अमृत और सुरजीत एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं। अरे सुर, तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों भाई, मेरे बापू का खेत है, मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? वो अलग बात है कि तूने इसे लवर्स पॉइंट बना रखा है। अमृत इधर उधर देखने लगती है। सुर सुरजीत की तरफ देखती है और कहती है, और भाई सुरजीते, की हाल है तेरे? रहने तो अब तो चंडीगढ़ चला गया है, पर हर थोड़े थोड़े दिन पर यहीं पाया जाता है। तूने चंडीगढ़ करे आशिकी फिल्म का नाम सफल कर दिया। पहली बात ही, तू मुझे सुरजीते बुलाना कब छोड़ेगी? ऐसा लगता है जैसे बीजे बुला रही हो। और दूसरी बात, कलदीप 8 साल बाद कनाडा से वापस आ रहा है तो उससे मिलने आया हूँ। तेरी पहली बात का जवाब, जो मजा सुरजीते बुलाने में है वो सुरजीत में कहाँ? और दूसरी बात, अब दोस्त आ रहा है तो आना तो बनता है। सरपंच जी का बेटा ना? हाँ। अमृत सुर के कान में धीरे से बोलती है, शायद अब तेरा दुपट्टा भी वापस आ जाए। चुप कर। अमृत हंसने लगती है। थोड़ी देर में सुरजीत गांव में अपने घर के लिए निकल जाता है और अमृत सुर के साथ घर वापस आने के लिए निकलती है। सुर अमृत के घर में उसकी बेबी से हुई सारी बातें उसे बताती है। तूने तो आज मरवाने का पूरा प्लान बना लिया था मुझे। तूने मुझे कहाँ बताया था, और वैसे भी मैंने बात संभाल ली थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। ऐसे ही बातें करते करते अमृत अपने घर चलती है और सुर अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, सुर पुत्र। सुर पलटकर देखती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसके सामने दीप के दादाजी खड़े थे। सुर उनके पास आकर उनके पैर छू लेती है। सत श्री अकाल दादाजी। सत श्री अकाल। आप यहाँ, कुछ काम था क्या? क्यों, मैं बिना काम तुझसे मिलने नहीं आ सकता क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आ सकते हो। तब तक सुर के पिता और बेबे भी आ जाते हैं। अरे भाऊजी आप? हाँ पुत्र, सुर से मिलने आया था। दादाजी सुर से कहते हैं, पुत्र, जो तूने गांव में कॉलेज खोलने का प्रस्ताव दिया था, उसी के बारे में बात करनी थी तुझसे। प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है तेरा, लेकिन कमेटी के सामने पेश करने के लिए पूरा नक्शा, सारी सुविधाएं और एक एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा, तभी हमें फंड्स मिल सकते हैं। उसकी चिंता मत करिए आप दादाजी, मैं सब कुछ तैयार कर लूंगी अच्छे से, थोड़ा वक्त दे दीजिए बस। अरे आराम से वक्त ले, और वैसे भी अब तो तेरी मदद करने कोई और भी आ रहा है। दीप आ रहा है, साडा पोता। ये कहकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। सुर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मैंने अभी उसे और उसके पिता दोनों को इस बारे में नहीं बताया है। दीप को तो मैं बता दूंगा, पर उसके बाप को हम लोग मिलकर सरप्राइज देंगे। मुझे यकीन है वो बहुत खुश होएगा। जी। थोड़ी देर में दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। सुर के माता पिता उससे कहते हैं, बेटा हमें तुझ पर गर्व है। सिर्फ उम्र से ही नहीं, इंसान अपनी सोच से बड़ा होता है, जिसमें तू बहुत ऊंची है। हाँ, इस उम्र के बच्चे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं या सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पर तुम इस गांव और यहाँ के लोगों के बारे में सोच रही हो। शिक्षा को यहाँ के लोगों के और करीब लाना चाहती हो। पापा जी, बेबे, ये गांव और यहाँ के लोग दूसरे थोड़ी हैं, मेरे अपने ही तो हैं। इनके लिए अगर मैं कुछ कर भी पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ 12th तक का स्कूल तो है, पर हायर स्टडीज के लिए हमें शहर जाना पड़ता है, जिस वजह से बहुत से लोगों को पैसे और साधन की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी उच्च शिक्षा आए। सुर के पिता उसके सिर पर हाथ रखते हैं। खुश रहो पुत्र, वाहेगुरु तुम्हें इस तुम्हारी नेक सोच में कामयाबी दे। ये कहकर उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। सुर भी अपने कमरे में आ जाती है और कॉलेज के प्लान के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन अमृत सुर के घर आती है। सुर 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 कोई जवाब नहीं देती। अमृत उसके कमरे में आ जाती है, जहाँ सुर कुछ लिख रही होती है। वो उसके पास आकर जोर से बोलती है, सुर क्या है, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? साथी गले का ना सही, पर मेरे कान की तो फिक्र कर ले, बहरा हो जाना है मैंने। अच्छा जी, ये तेरी आज की नहीं बचपन की आदत है, जब तक तेरे सर पर आकर ना चिल्लाओ ना तो जवाब नहीं देती। खैर,
ये छोड़, चल खेत में चलते हैं, देखना कितना अच्छा मौसम है। नहीं अभी नहीं, मैं कुछ काम कर रही हूँ। दिमाग ना खराब कर मेरा, काम बाद में कर लेना, अभी चल। वो उसे खींचते हुए ले जाती है। दोनों खेत में पहुंच जाती हैं जहाँ फसलें लहलहा रही होती हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ यार, बात तो सही है तेरी। कुछ भी कह, हिंदुस्तान में और हमारे पंजाब में अपनी ही खूबसूरती है। सुर उसे देखकर मुस्कुराती है और गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। जफियो सदेश है मेरा, ओ सोनिया जफियो सदेश है मेरा, जफियो सदेश है मेरा, ओ सोनिया जफियो सदेश है मेरा। तू दूर जितना जाए ये पास उतना आए, कब दिल तेरा ले जाए यहाँ पे, इश्क ही है रब और खुदा सोनिया, यहाँ पे इश्क ही है रब और खुदा सोनिया। जफियो सदेश है मेरा, ओ सोनिया जफियो सदेश है मेरा। सुर गाना गा ही रही थी कि अचानक से उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है। वो गाना गाना बंद कर देती है। ये कौन सा अजनबी आया है सुर की दुनिया में? क्या सच में अजनबी है या कोई और जो कुछ नई ही कहानी लिखेगा? सुर जैसे ही गाना बंद करती है उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जो बिल्कुल विदेशी लग रहा था। पैंट शर्ट और उसके ऊपर से कोट और सिर पर हैट। वो सुर को देखता रह जाता है। दूर खड़ी अमृत की नजर भी उस पर पड़ती है। वो खुद से हैरान होकर बोलती है, हाय रब्बा, एक कौन सी फिल्म का हीरो इत्थे आ गया। सुर और दीप अभी भी एक दूसरे को देखे जा रहे थे कि तभी अमृत उन दोनों के पास आती है। अमृत दीप से कहती है, सत श्री अकाल जी। दीप अमृत की तरफ देखता है। सत श्री अकाल। हमारे पिंड विच कौन सी फिल्म की शूटिंग होने वाली है? जी मुझे नहीं पता। सुर अमृत को कोहनी मारती है और धीरे से कहती है, क्या बोली जा रही है? तू चुप कर। वो फिर दीप की तरफ देखती है। हाँ जी, तुम्हें पूछ रही थी कि कौन सी फिल्म की शूट वास्ते आप इधर आए हो। वैसे कोई भी हो तो उसे टेंशन ना लेना, सारे पिंड के लोग आपका बहुत ध्यान रखेंगे, इससे आप अपना ही पिंड समझो। सुर बार बार अमृत को चुप कराने की कोशिश कर रही थी पर वो रुक ही नहीं रही थी, बस बोली जा रही थी। दीप को भी अब उन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर हंसी सी आ रही थी पर वो बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा रहा था। तभी पीछे से सुरजीत की आवाज आती है, ओए दीप, मेरे यार मेरी जान, आ गया तू। सुरजीत भी उन तीनों के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो दीप के गले लगता है। सुरजीत अमृत और सुर से कहता है, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? खैर इससे मिलो, ये साडा यार दीप सिंह। सुर और अमृत के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। दीप को उनके चेहरे देखकर हंसी आ जाती है। माफ करना जी, गलती से मिस्टेक हो गई। वो आप ऐसे तैयार थे तो मुझे लगा किसी फिल्म के हीरो होंगे। सुरजीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उन सबसे पूछता है, की हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? दीप हंसते हुए उसे सब कुछ बताता है। सारी बात सुनकर सुरजीत भी हंसने लगता है और सुर और अमृत संकोच में सर झुकाए खड़ी हुई थी। सुर अमृत से धीरे से कहती है, कितनी बार कहा है तुझसे, बोलने से पहले सोच लिया कर, पर नहीं, ऐसा कर लेगी तो तेरी शान में कमी नहीं आ जाएगी। अमृत बच्चों जैसा मुंह बना लेती है। चल अब। दोनों वहाँ से भागते हुए चली जाती हैं। दीप और सुरजीत उन्हें ऐसे देखकर हंसने लगते हैं। ये दोनों कौन है? जिसने तुझे फिल्म का हीरो समझ लिया वो थी अमृत, तेरी भाभी। क्या भाभी? ओए होए, तूने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। ओए पूरी बात तो सुन, अभी शादी हुई नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं पर अभी घर वालों को कुछ नहीं पता है। अरे तेरा यार आ गया है, चिंता ना कर। तेरी प्रेम कहानी तो मैं पूरी करवा कर यहाँ से जाऊंगा वापस जाऊंगा। मतलब? अरे मतलब मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने थोड़ी आया हूँ। इतने साल कनाडा में रहने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं इंडिया में रह पाऊंगा। पर छोड़ना, ये बता वो दूसरी वाली कौन थी? वो सुर थी। सुर अमृत पक्की सहेलियां हैं, हमारी तरह ही उन दोनों की दोस्ती है। सुर। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। ओए चल घर चलते हैं, काकी काका दादाजी सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। चल। दोनों दीप के घर की तरफ निकल जाते हैं। दीप अपने घर पहुंचता है जहां उसकी बेबे दरवाजे पर ही उसकी आरती उतार कर उसका स्वागत करती है। वो उनके गले लग जाता है। कैसा है मेरा पुत्र? इतने सालों बाद तुझे देख रही हूँ, यकीन ही नहीं हो रहा कि तू सच में मेरे सामने खड़ा है। यकीन कर लो बेबे, मैं आपके सामने ही हूँ। दीप की बेबे की आंख से आंसू छलक जाते हैं। तभी दीप के दादाजी बोलते हैं, साडे पिंड दा शेर अपने दादा से नहीं मिलेगा। दीप खुश हो जाता है और उनके पास आकर उनके पैर छूता है। वो उसे गले लगा लेते हैं। कैसे है दादाजी? तेनू देख लिया, बिल्कुल चंगा हो गया सी। दीप अपने पिता से भी मिलता है। इतने लंबे सफर से आया है, जा पुत्र थोड़ा आराम कर ले जाकर। जी दीप, मैं भी चलता हूँ, अभी शाम को आऊंगा। ठीक। सुरजीत वहाँ से चला जाता है। दीप भी अपने कमरे में जाकर आराम करता है। शाम को सब खाने पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वो वहाँ आता है।
आजा पुत्र, देख देख, आज मैंने सारी तेरी पसंद की चीजें बनाई हैं। सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, लस्सी। दीप सब देखकर बहुत खुश हो जाता है। बस जन्नत है तो अपने घर बेची है। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद दीप के पापा जी और बेबे चली जाती हैं। दीप भी उठकर जाने लगता है कि उसके दादाजी उसे रोक लेते हैं। पुत्र जी, मुझे तेरे नाल कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए ना। यहाँ नहीं, बाहर चलकर करते हैं। ठीक है। दोनों उठकर घर से बाहर आ जाते हैं और बाहर पड़ी चारपाई पर बैठ जाते हैं। अब बताइए दादाजी, क्या बात करनी है? बेटा, मैं हमारे पिंड में कॉलेज खुल जाए उसकी कोशिश कर रहा हूँ। पिंड के बहुत से बच्चे पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि शहर जाकर पढ़ पाए इतने पैसे नहीं होते उनके पास। ये तो बहुत अच्छी बात है दादाजी, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। जब भी पिंड में कॉलेज खुलेगा मैं जरूर आऊंगा। बेटा, आऊंगा से मतलब तू कहीं जा रहा है क्या? अभी मैं कनाडा में रहता हूँ तो पता नहीं उस वक्त यहाँ होऊंगा या नहीं, पर जब भी कॉलेज खुलने वाला हो तो आप मुझे पहले से बता दीजिएगा, मैं पहले ही टिकट्स बुक करा लूंगा। मतलब तू हमेशा के लिए यहाँ रहने नहीं आया है? जब तू यहाँ से जा रहा था तब इतना दुखी था, मुझे लगा कि शायद तुझे तो वापस आने का ही इंतजार होगा। ऐसा नहीं है दादाजी, मुझे आने का इंतजार था, आप सबसे मिलने का, अपने पिंड वापस आने का। पर इतने साल कनाडा में रहने के बाद वहाँ की जिंदगी छोड़कर फिर से यहाँ बसना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जब तू कनाडा गया था तब भी तो यहाँ की जिंदगी छोड़कर नई जिंदगी बसाई थी, तो फिर अब क्या दिक्कत है? तब मैं छोटा था, चीजें समझता नहीं था, पर अब ऐसा नहीं है। मैंने इतनी मन लगाकर पढ़ाई करी है ताकि मुझे वहाँ पर एक अच्छी नौकरी मिल जाए। मैं 3 महीने के लिए यहाँ आया हूँ, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता। मैं साथ इंटरव्यूज की भी तैयारी कर रहा हूँ। अगर मेरी नौकरी लग गई तो मेरी मेहनत, पढ़ाई सब सफल हो जाएगी। यहाँ रहकर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा दादाजी, क्योंकि यहाँ की सीमाएं ही बहुत छोटी हैं और मैं उनमें बंधकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। दादाजी उसकी बात सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने सोचा था कि तू इतनी पढ़ाई करके आया है तो हमारी मदद करेगा, पर शायद कुछ सपने सपने ही रह जाते हैं। कोई ना पुत्र, सबको अपने मन की जिंदगी चुनने का पूरा हक है। ये कहकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। दीप के चेहरे पर भी उदासी छा जाती है। अगले दिन दादाजी गुरुद्वारे के बाहर बैठे हुए थे कि तभी सुर उनके पास आती है। सत श्री अकाल दादाजी। सत श्री अकाल। क्या हुआ दादाजी, आप बहुत उदास लग रहे हैं। दादाजी उसे सारी बात बताते हैं। सुर को भी दादाजी के लिए बुरा लगता है। कोई ना दादाजी, मैं हूँ ना आपके साथ, हम मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। जरूरी थोड़ी है कि हर किसी का सपना हमारे सपने से मेल खाता हो। अपने मन के सपने देखने का तो सबको पूरा हक होता है ना। हाँ पुत्र, शायद तू सही कह रही है। अपनी खुशी में मैं दीप से उसका मन पूछना ही भूल गया। अपने मन से ही खुद के और उसके हिस्से के सपने देख डाले। खुश रहे पुत्र। ये कहकर वो जाने लगते हैं कि उनके सामने दीप खड़ा हुआ था। दीप पुत्र, तू यहाँ? सुर भी उसे वहाँ देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। दीप उन दोनों के पास आता है। दादाजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोल। ये सच है कि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, पर आपकी खुशी भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि जब तक मैं यहाँ हूँ आपके सपने में आपका पूरा साथ दूंगा। दादाजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तो आती है, पर वो पूरी तरह खुश नहीं थे। सूर्य देख लेती है। दादाजी, अब आप क्यों उदास हैं? अभी तो हम ये बात कर रहे थे ना कि सबको अपने मन की जिंदगी चुनने का हक होता है, पर ये तो आपकी खुशी के लिए आपके सपने का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। आपको तो खुश होना चाहिए ये देखकर। थोड़े वक्त के लिए ही सही, पर इनका भी योगदान होगा ना आपके सपनों में। आप यही तो चाहते थे ना। दादाजी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, हाँ पुत्र। वो आगे बढ़कर दीप को गले लगा लेते हैं। सुर के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तभी दीप और सुर की नजरें आपस में मिलती हैं। सुर अपनी नजरें झुका लेती है। दीप के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब मैं चलती हूँ दादाजी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दीप उसे जाते हुए देखता है। अगले दिन सुर ने जो प्रेजेंटेशन रेडी की थी वो दादाजी को दिखाने के लिए गुरुद्वारे आती है। दीप भी वहाँ आ जाता है। सुर उन दोनों को अपना प्रेजेंटेशन दिखाती है। वो अपने मोबाइल का इंटरनेट कनेक्ट कर देती है। वाह बेटा जी, मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। तुझे क्या लगता है दीप? दीप अभी भी लैपटॉप में प्रेजेंटेशन ध्यान से देख रहा था कि तभी इंटरनेट चला जाता है। ओहो, ये यहाँ का नेटवर्क इशू इतना है कि पूछो ही मत। अटक अटक कर दर्शन देता है ये। जो मिसिंग था वो आ गया समझ में। क्या? दादाजी और सर दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। आप लोगों ने कॉलेज को लेकर तो पूरा प्लान डिसाइड कर लिया, पर जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर आप में से किसी का भी ध्यान नहीं गया। दादाजी और सर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। इंटरनेट। आज के टाइम में कोई भी फील्ड हो, इंटरनेट आज की जरूरत बन चुका है। आप लोग कॉलेज बनाने की परमिशन तो ले आएंगे, पर अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो वो सुविधाएं कैसे दे पाएंगे आप लोग स्टूडेंट्स को? तेरी बात में दम तो है पुत्र जी, अब क्या करें?
हमें हमारे पिंड में इंटरनेट के टावर लगाने को लेकर बात करनी चाहिए। पापा जी सरपंच है, वो और बाकी कुछ और लोग मिलकर पहले वो लगवाने की गुहार लगाई, तब फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, मैं आज ही इस बारे में अमरदीप से बात करूंगा। दीप हाँ में सिर हिलाता है। थोड़ी देर बाद सब अपने घर को निकल जाते हैं। दादाजी घर जाकर दीप के पापा जी से बात करते हैं और वो राजी हो जाते। अगले दिन सुर दीप के घर आती है। अरे सुर पुत्र, तू कैसे, कोई काम था क्या? तब तक दीप और दादाजी भी वहाँ आ जाते हैं। हाँ ताया जी, ये मैंने प्रपोजल तैयार कर दिया है इंटरनेट की सुविधा के लिए। वो फाइल दीप के पिता को देती है। तूने इतनी जल्दी कर भी दिया? शुभ काम में देरी कैसी, जितना हम देर करेंगे उतने ही पिछड़े रहेंगे। बात में दम है तेरी। दीप अपने पिता के हाथ से फाइल लेता है और देखने लगता है। उसमें सब कुछ इतना टू द पॉइंट था कि करेक्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब मैं चलती हूँ, ये कहकर सुर वहाँ से निकल जाती है। दीप के दादाजी और पापा जी भी अंदर चले जाते हैं। दीप भागता हुआ सुर के पीछे जाता है और आवाज देता है, सर। अपना नाम सुनकर सुर रुक जाती है। दीप उसके पास आता है। वो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ पूछिए। तुम इतनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम इस पिंड से बाहर निकलो और अपनी काबिलियत के हिसाब से कोई नौकरी करो? सुर हल्का सा मुस्कुराती है। जब मुझ में काबिलियत है तो मैं किसी और की नौकरी करके उसे वहीं तक सीमित क्यों कर दूं? मतलब? अगर मेरी पढ़ाई लिखाई उस जगह को जहाँ मैं पैदा हुई पली बढ़ी उसे बेहतर बनाने के काम ही ना आए तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? मैं क्यों किसी और जगह या किसी और देश में जाकर अपनी काबिलियत बेचूं? इसमें बेचना क्या है? वो तुम्हें तुम्हारी इंटेलिजेंस के हिसाब से पे करेंगे। इंटेलिजेंस की तो कोई लिमिट नहीं होती। अगर मन में कुछ करने की लगन है तो आप सब कुछ कर सकते हो। वक्त के साथ आप विकसित होते जाते हो। किसी दूसरे की नौकरी करके मैं खुद को उनका गुलाम क्यों बनाऊं? इससे अच्छा है मैं अपने पिंड के वास्ते कुछ करूं। पर इस बात का कोई अंत नहीं, ये बस सोच का अंतर है। आप अलग तरह से सोचते हैं और मैं अलग। चलती हूँ। ये कहकर सुर वहाँ से चली जाती है, पर दीप के मन में कई सवाल और उलझने छोड़ जाती है। क्या दीप की सोच बदलेगी या वो अपनी ही सोच पर कायम रहेगा? दीप सुर की बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके पिता वहाँ आ जाते हैं। ओए दीप, की होया, कित्थे गुम है? दीप अपने ख्यालों से बाहर आता है। कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही। चल एक चक्कर पिंडदा लगा के आते हैं। जब से तू आया है तब से तुझसे बात करने की फुर्सत ही नहीं मिली। जी चलिए। दोनों पिंड घूमने निकल पड़ते हैं और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ पुत्र कि तू वापस आ गया। 8 साल पहले मैंने तुझे भेजा तो था, पर मेरा रब ही जानता है कि कितनी तकलीफ हुई थी मुझे तुझसे दूर जाने में। हर पल मैंने बस तेरे लौटने का इंतजार किया है। और तेरी बेबे, वो तो बस दिन गिना करती थी कि तू कब वापस आएगा। ये कहते कहते उनकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। दीप को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे बताए कि वो वापस चला जाएगा कुछ ही दिनों में। इसी उधेड़-बुन में वो कुछ नहीं कह पाता। थोड़ी देर में दोनों घर वापस आ जाते हैं। दीप अपने कमरे में पहुंचता है और अपनी ही सोच में गुम हो जाता है। कैसे बताऊं मैं सबको कि मैं वापस चला जाऊंगा कुछ दिन में? बहुत बुरा लगेगा सभी को। वो एक गहरी सांस छोड़ता है। जब जाने का टाइम आएगा तब की तब देखी जाएगी। जब तक यहाँ हूँ अपने घर वालों और यारों के साथ पूरा दिल खोल कर जीऊंगा। हाँ, कल की टेंशन में अपना आज क्यों गवाऊं? वो ये सब सोचकर सो जाता है। अगले दिन वो सुरजीत को फोन करता है। हाँ बोल मेरे यार, मेरी जान, आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया मैनू? तू मुझसे मिलने पिंड आया है ना, तो मिल। अभी कितने है तू? मैं तो। दीप को पीछे से गुरुद्वारे की प्रार्थना सुनाई दे जाती है। गुरुद्वारे में है? रुक, मैं अभी आता हूँ। अरे सुन तो। पर दीप तब तक फोन काट देता है। हेलो जी, हो गया स्यापा। वो अपना सर पकड़ लेता है। तभी उसे दूर से गुरुद्वारे की सीढ़ियों से अमृत और सुर आती दिखती हैं। आज तो इस शेरनी ने मुझे कच्चा ही चबा जाना है। सुरजीत, आज तो तू गया। वाहिगुरु जी रक्षा करियो। दूसरी तरफ सुर अमृत से कहती है, ये जो तू रोज सुबह गुरुद्वारे के नाम पर जो करने आती है ना, ये ठीक नहीं है। मैं बता रही हूँ तुझे। घर वाले सोचते हैं हमारी कुड़ियाँ कितनी संस्कारी हैं। रोज सुबह वाहिगुरु जी दे नाल मत्था टेकने वास्ते आती हैं। उन्हें क्या पता कि वाहिगुरु जी नहीं किसी और के यहाँ ही मत्था टेके जाते हैं। ओहो मेरी जान, तू भी ना सहेली है मेरी, और किसी की क्या, तेरे होने वाले जीजे से मिलने आती हूँ। तू चिंता ना कर, मैं मेरे होने वाले जीजे के टाइम तेरा पूरा साथ दूंगी। हट पागल, मैं तेरे जैसे ऐसी कोई गुल ना खिलाने वाली। हाँ हाय, ये तो वक्त ही बताएगा कि तू गुल खिलाएगी या पूरा गुलशन। चुप कर। दोनों सुरजीत के पास पहुंच जाती हैं। सुर हल्का सा चिढ़ते हुए, यार सुरजीते, तू वापस चंडीगढ़ कब जाएगा? काम नहीं है क्या तेरे पास? क्यों भाई, तुझे की परेशानी है मेरे यहाँ रहने से? ओए तू बुरा ना मान, बेचारी चौकीदारनी बन बनकर परेशान हो गई है ना, इसी वजह से थोड़ा दिमाग फिर गया इसका। अच्छा, मेरा दिमाग फिर गया है? तू टाइम ना खराब कर हमारा, यही रुकी रहे, हम पीछे बैठे हैं। देखते रहियो कि कोई आ ना जाए जान पहचान वाला।
ये कहकर सुरजीत और अमृत गुरुद्वारे के पीछे पड़ी खाली जगह पे एक बेंच पर बैठ जाती हैं और सुर दूर खड़ी देखती है कि कहीं कोई जान पहचान का ना आ जाए। थोड़ी देर में दीप गुरुद्वारे पहुंच जाता है। वो सुर को देख लेता है पर सुर उसे नहीं देख पाती। वो उसके पास आता है। सत श्री अकाल। सुर अचानक से दीप को देखकर घबरा जाती है। आप यहाँ? सत श्री अकाल। हाँ, वो मैं सुरजीत से मिलने आया था। आपने देखा उसे? तब तक दीप की नजर दूर बैठे सुरजीत पर पड़ती है। उसकी पीठ सुर और दीप की तरफ थी तो दीप को अमृत नहीं दिखती है। अरे वो रहा, मैं मिलकर आता हूँ। हो गया स्यापा। अरे सुनिए तो। सुर भी दीप के पीछे जाती है पर तब तक दीप सुरजीत और अमृत के पास पहुंच चुका होता है। अरे सुरजीत, तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? अचानक से उसकी नजर अमृत पर पड़ती है। अमृत और सुरजीत एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। अमृत घबराकर खड़ी हो जाती है। हाय रब्बा। वो गुस्से से सुरजीत की तरफ देखती है तब तक सुर भी वहाँ आ जाती है। ओए माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ अपनी हीर से मिलने वास्ते बैठा है। ये कहते ही उसके चेहरे पर एक मस्ती भरी मुस्कान आ जाती है। दीप अमृत से कहता है, क्यों भाभी जी, कब तक साढ़े यार से छुप छुप कर मिलोगी? अब तो वोटी बन जाना चाहिए। अमृत शर्मा जाती है और सुर का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। उसे ऐसे देखकर दीप सुरजीत की तरफ देखकर हंसने लगता है। कब तक ऐसे चलेगा? घर पर बात कब करेगा? यार करना तो मैं भी चाहता हूँ, पर घबराहट होती है कि कहीं सर पर चप्पलें ना बच जाए। लव मैरिज का हाल तो तू जानता ही है, हमारे बड़ों की सोच भी। अरे तो नहीं बताएंगे कि लव मैरिज है। वही मतलब हम तेरे लव को अरेंज कर देंगे। सुरजीत हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। दीप सुरजीत से कुछ कहता है जिससे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। दोनों दोस्त हाथ मिलाते हैं और गले लगते। अगले दिन दीप अपने दादाजी के पास पहुंचता है और उनके पास बैठकर कुछ सोचने लगता है। की होया पुत्र, क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं। अरे बता ना। आज सुरजीत मिला था तो बस उसी के बारे में सोच रहा था। ताज उसके लिए लड़की देख रहे हैं पर कोई मन की मिल ही नहीं रही जो उसके परिवार में रच बस जाए। कह रहा था कि उसे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो थोड़ी जान पहचान की हो, बड़ों की इज्जत करे, छोटों को प्यार दे, अपने पिंड की ही हो तो और भी अच्छा है, घर परिवार अच्छे से संभाल ले। आपकी नजर में कोई है क्या? दादाजी थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं। इतनी अच्छी कुड़ी है पहचान में, अपने हरप्रीत की कुड़ी अमृत। दीप हल्का सा खुश होते हुए धीरे से खुद से कहता है, वाह, ये तो तीर एक ही बार में निशाने पर लग गया। कुछ कहा तूने? नहीं, मैं सोच रहा था कि पता नहीं अंकल जी मानेंगे या नहीं। हमारे कहने या सोचने से थोड़ी कुछ होता है। क्यों नहीं मानेगा? वो तो वैसे भी अमृत के वास्ते मुंडा ढूंढ ही रहा है। और क्या खराबी है अपने सुरजीत में? सब जाना समझा है, दोनों खुश रहेंगे। मैं आज शाम को ही हरप्रीत और सुरजीत के प्यो बलजीत से बात करता हूँ। जी, जैसा आपको ठीक लगे। दीप ये कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। वो सुरजीत के पास पहुँचता है। अमृत और सुर भी वहीं थे। ओए की होया, बात बनी? दीप हल्का सा मुंह लटका लेता है। ऐसा ना कर, बताना। कंफ्यूज हो रहा हूँ कि तेरी शादी में शेरवानी पहनूं या पठानी सूट। क्या क्या बोल रहा है? दीप मुस्कुराने लगता है। अब शादी होगी तो तैयारी भी तो अभी से करनी होगी ना। इसका मतलब बात बन गई? दीप हाँ में सिर हिलाता है। सुर अमृत को लेकर खुशी से घूमने लगती है। दीप उसे ऐसे देखकर बस देखता ही रह जाता है। वो उसे बहुत प्यारी लग रही थी। सुर सुरजीत से कहती है, मुबारक हो सुरजीते। सॉरी जीजे। उसके बाद सुनकर सब हंसने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सुरजीत के परिवार वाले अमृत के घर वालों से मिलते हैं और उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी की तारीख 1 महीने बाद की निकली थी। दूसरी तरफ इंटरनेट टावर की जो सिफारिश सुर ने लिखकर दी थी, दीप के पिता अमरदीप उसके लिए बात करते हैं और सबकी कई दिनों की भागदौड़ के बाद उनकी अर्जी मंजूर हो जाती है। कुछ दिनों बाद उनके पिंड में इंटरनेट के टावर लगा दिए जाते हैं। सर और दीप पुत्र, ये तुम दोनों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। वाहेगुरु जी की मेहर तुम दोनों पर हमेशा बनी रहे। सुर और दीप दोनों एक साथ दादाजी के पैर छूने के लिए झुकते हैं। वाहेगुरु तुम दोनों के सारे ख्वाब पूरे करें। सुर और दीप की नजरें मिलती हैं। दोनों नजरें चुरा लेते हैं। उसके बाद दोनों कॉलेज के प्रोजेक्ट में लग जाते हैं। दीप देखता है कि सुर बहुत मन लगाकर काम करती थी। उसकी आंखों में जिंदगी में कुछ करने की बहुत चाहत थी। दीप धीरे धीरे सुर की तरफ खींच रहा था। सुर को भी दीप अच्छा लगने लगा था, पर दोनों ने ही एक दूसरे को अपने मन की बात बताई नहीं थी। धीरे धीरे सुरजीत और अमृत की शादी पास आ रही थी और आज उनका संगीत था। सब लोग हरे रंग के कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहे थे। तभी हरे रंग के लहंगे में सुर डांस करने लगती है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी
मेहंदी लगा के रखना, टोली सजा के रखना। आहा आहा। सिर्फ लेडीज का फंक्शन था तो किसी भी आदमी की एंट्री ही नहीं थी, पर होने वाला दूल्हा और उसका दोस्त कहाँ मानने वाले थे। दोनों सर पर चुन्नी डालकर छुप छुप कर फंक्शन देख रहे थे। हाय, मेरी अमृत कितनी सुंदर लग रही है। दीप भी बिना सोचे समझे बोल देता है। हाँ यार, मेरी सुर के भी क्या कहने। सुरजीत हैरान होते हुए बोलता है। क्या कहा? दीप होश में आता है और इधर उधर देखने लगता है। क्या क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। मैं क्या तुझे पागल लगता हूँ? जो तूने कहा वो सुना है मैंने। क्या बात है, कब से चल रहा है ये? चुप कर और धीरे से बोल। पहली बार अगर किसी ने यहाँ देख लिया तो वैसे ही डंडे पड़ेंगे, और अगर गलती से भी ये बात सुन ली फिर तो चप्पलों से ऐसी पूजा होगी ना, सोच कर भी डर लगता है। अरे वो सब तो ठीक है, पर तूने सुर को बताया कि नहीं? नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ रही। वो पागल है क्या? जब तक बताएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि उसके मन में क्या है? परवर कुछ नहीं, कल मेरी शादी है और तू कल ही सुर को अपने दिल की बात बताएगा, समझा? दीप हाँ में सिर हिलाता है। फिलहाल अभी यहाँ से चल, वरना बहुत जूते पड़ेंगे। दोनों चोरी छुपे वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन सुरजीत और अमृत की शादी थी। घर में बहुत चहल पहल थी और अमृत बहुत सुंदर से पंजाबी जोड़ी में तैयार थी, और दूसरी तरफ सुरजीत भी दूल्हे की शेरवानी में था। सुर ने भी बहुत सुंदर लहंगा पहना हुआ था। बारात आती है और अमृत और सुरजीत मंडप में बैठ जाते हैं। मौका देखकर दीप सुर के पास आता है। सर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस वक्त? हाँ, जरूरी है। बोलो। यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ। सुर को कुछ समझ नहीं आता और वो दीप के साथ चली जाती है। दीप उसे शादी वाली जगह से थोड़ा दूर ले आता है जहाँ शांति थी और कोई नहीं था। बोलो दीप, ऐसी क्या बात करनी थी तुम्हें जो तुम मुझे यहाँ इस वक्त ले आए? दीप सुर के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है। सर, मैं तुमसे आज वो बात कहना चाहता हूँ जो मेरे लिए बहुत खास है। तुमसे अपने दिल का हाल बयां करना चाहता हूँ। सुर बस उसे देखे जा रही थी। न जाने कब, कैसे और किस पल से तुम मेरे लिए इतनी खास बन गई कि मेरी आंखें हर पल हर वक्त बस तुम्हें ही ढूंढती रहती हैं। मेरा मन बस तुम्हारे बारे में ही सोचा करता है। मेरे आसपास ना होकर भी हर पल तुम मेरे पास होती हो। सुर, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलती, बस दीप को देखे जा रही थी। मैं तुम्हारे मन की बात जानना चाहता हूँ। सुर, कुछ तो बोलो। मेरा दिल भी ना चाहते हुए बस तुम्हारे बारे में ही सोचा करता है। हर किसी के बीच में मैं बस तुम्हारी ही झलक ढूंढने लगती हूँ। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है दीप। दीप उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और प्यार से उसके गाल पर हाथ रखता है। मैं कल ही दादाजी और बाकी सबसे घर में बात करूंगा हमारे बारे में। बात करोगे? किस बारे में? अभी भी मजाक? अरे हमारे बारे में। और किसके बारे में? हमारे बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है दीप। ये सच है कि मेरे मन में तुम हो, पर हमारा भविष्य साथ में नहीं है। दीप को हल्का सा झटका लगता है। ये तुम क्या बोल रहे हो सर? मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे मन में जो तुम्हारे लिए भावनाएं हैं वो सच्ची हैं। उन्हें छुपकर या नकार कर मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। पर तुम्हारी और मेरी दुनिया, हमारी सोच एक दूसरे से बहुत अलग है। तुम कनाडा जाना चाहते हो, जो कि तुम्हारा फैसला है। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। हर किसी को अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक होता है, पर मैं अपनी मिट्टी, अपना पिंड और लोग नहीं छोड़ सकती। मेरा सपना और भविष्य दोनों इस जगह से जुड़े हैं। अगर हम एक हो भी जाते हैं तो ना तुम खुश रह पाओगे और ना ही मैं। तुम्हारा मन कहीं और रहेगा और मेरा कहीं और। इसलिए हमें इस बात को यही खत्म कर देना चाहिए। सुर की आंखों में आंसू थे और दीप भी उसे एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसुओं ने अपनी जगह बना ही ली थी। सुर खुद को संभालती हुई वहाँ से चली जाती है और दीप बस हारा हुआ सा वहीं खड़ा हुआ था। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। क्या ऐसा अंत है इस प्रेम कहानी का जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, या अभी भी बहुत से मोड़ आने बाकी हैं? दीप सुर का जवाब सुनकर हैरान रह गया था। उसे एक झटका सा लगा था, मानो किसी ने उसका ख्वाब पूरा होने से पहले ही आंखों से उन्हें देखने का हक छीन लिया हो। तभी गांव का एक आदमी दीप के पास आता है। ओए दीप, तू ऐसे की कर रहा है? उधर तेरे यार दा ब्याह हो रहा है। दीप खुद को संभालते हुए कहता है। चलिए। दीप उस आदमी के साथ शादी वाली जगह पर आ जाता है। सुर भी वही थी जो अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने दिल का दर्द छुपाए घूम रही थी। उन दोनों की नजरें आपस में मिलती है और ना चाहते हुए भी उनकी पलकें भीग ही जाती है। अमृत और सुरजीत का ब्याह हो जाता है।
और अब विदाई का समय था। अमृत अपनी बीजी और पापा जी से मिलकर सुर के गले लग जाती है। सुर, मैंने तेरी बहुत याद आएगी। मुझे भी तेरी बहुत याद आएगी। मैं तो तेरे बिना कुछ करती ही नहीं, पता नहीं वहाँ कैसे रह पाऊंगी। अगर ऐसा है तो अगर तू कहे तो मैं ताया जी से बात कर लूं कि हमारी अमृत हमारे बगैर नहीं रह पाएगी, तो उसे ससुराल ना भेजे। चुप कर, चल अब ओवर एक्टिंग बंद कर और जा। वो देख सुरजीते को कितना बावला हो रहा है। अमृत आंखों में आंसू भरे हल्का सा मुस्कुराकर चली जाती है। अमृत और सुरजीत कार से चंडीगढ़ के लिए निकल जाते हैं और बाकी सब भी अपने अपने घर चले जाते हैं। सुर और दीप का हाल बहुत बुरा था। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन शाम के वक्त सुर दादाजी से मिलने गुरुद्वारे आती है। आपने बुलाया दादाजी? तब तक दीप भी आ जाता है। क्या बात है दादाजी, आपने मुझे गुरुद्वारे क्यों बुलाया? तभी दीप और सुर की नजर एक दूसरे से मिलती है। दोनों की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। सुर दादाजी की तरफ देखने लगती है। तभी दादाजी बोलते हैं, हाँ पुत्र, बुलाया था, बैठो दोनों। सुर और दीप उनके पास बैठ जाते हैं। अब जैसे कि इंटरनेट टावर लग चुके हैं तो हमें फिर से अपने कॉलेज वाले प्रोजेक्ट पर जुट जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ मिलकर एक बार फिर से सारी चीजें अच्छी तरह से देख लो, और जब मैं इसकी अर्जी लगाने जाऊँ तब तुम दोनों मेरे साथ चलो। सुर और दीप एक साथ बोल पड़ते हैं, हम दोनों? हम दोनों? हाँ तुम दोनों। देखो पुत्र, तुम दोनों आजकल के बच्चे हो, यंग जनरेशन। जितने अच्छे से तुम लोग हर चीज समझा पाओगे मैं शायद ना बता पाऊँ, और प्रेजेंटेशन तैयार भी तुम लोगों ने की है, इस वजह से मैं ऐसा चाहता हूँ। और वैसे भी दीप, तेरे जाने का वक्त नजदीक आ रहा है। मैं चाहता था कि तेरे जाने से पहले कम से कम ये बात शुरू तो हो ही जाए। दीप के जाने की बात सुनकर सुर की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सुर पुत्र, की होया? तेरी आँखों में आंसू क्यों? सुर आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे नहीं दादाजी, वो हवा चल रही थी ना तो कंकर आंख पे चला गया, बस इसीलिए। दीप उसे एकटक देखे जा रहा था। दादाजी अभी मैं चलती हूँ, बेबी परेशान हो रही होंगी। जल्दी में उन्हें बताना भूल गई थी। मैं कल सुबह लैपटॉप लेकर आ जाऊंगी, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है पुत्र, तू जा। सुर जल्दी से वहाँ से उठती है और भागती हुई चली जाती है। उसे अपने आंसू रोक पाना मुश्किल हो रहा था। वे मैं तू तेरा मन भरिया, मन भरिया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा, वे मैं तू तेरा मन भरिया। गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा। गल गल दे शक करदा एतबार जरा वे नहीं, हुण तेरी आँखियां च मेरे लई प्यार जरा वे नहीं। मेरा ते कोई है नी तेरे बिन, तेनू मिल जाना किस दा सहारा, वे तू मैनू छड़ जाना। गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा, वे मैं तू तेरा मन भरिया। गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा, गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा। सुर अपने घर पहुंचती है और भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। सुर रोते हुए खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं तो शुरू से जानती थी कि दीप चला जाएगा, तो मैं खुद को ये बात क्यों नहीं समझा पा रही हूँ। मैं तो दीप को भी मना कर चुकी हूँ रिश्ते के लिए, तो फिर क्यों? नहीं, मुझे खुद को संभालना ही होगा। कल से तो मुझे उसके साथ ही काम करना है। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। वो अपने आंसू पोंछती है और मन में पक्का इरादा कर लेती है। अगले दिन सुर अपना लैपटॉप लेकर गुरुद्वारे पहुंचती है। दीप वहाँ पहले से ही अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था और दादाजी उसके बगल में बैठे देख रहे थे। अरे सुर पुत्र, आजा। सुर भी उनके पास आकर बैठ जाती है। ये देख पुत्र, दीप ने किस चीज में कितनी लागत आएगी उसका बजट बनाया है। अभी तक तो हम बस ढांचा सोच रहे थे, खर्चा भी तो देखना होगा। जी, मैं बजट बनाकर लाई थी। अरे वाह, ऐसा करो तुम दोनों एक दूसरे का हिसाब देख लो, क्या पता किसी से कुछ छूट गया हो। दोनों एक दूसरे का बजट चेक करते हैं और मिलकर चीजें कंपेयर करते हैं और एक फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। दोनों अपने पर्सनल डिफरेंसेस को साइड में रखकर बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। आज दोनों को दादाजी के साथ अर्जी दाखिल करने जाना था। तीनों ऑफिस पहुंचते हैं। सुर और दीप मिलकर बहुत मेहनत से उन लोगों को अपनी बातें समझाते हैं। आप लोग ये फाइल यहीं छोड़ दीजिए, मैं इसे ढंग से देखकर और ऊपर डिस्कस करके आप लोगों को इत्तला कर दूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। दिन गुजरने लगते हैं।
सुर और दीप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आने से भी कतराते थे, पर कहते हैं ना, दूरियां प्यार को बढ़ाती हैं। वो जितना एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, उनके मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं उतनी ही बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुर अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी कि तभी उसके कमरे में अमृत आती है। सुर अमृत को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो दौड़कर उसके गले लगा लेती है। विदाई में तो बड़ा कह रही थी, तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी, और आई 1 महीने बाद है। हाँ, अरे मेरा दिल, मेरी जान, याद तो है, मैं तुझे हर रोज याद करती हूँ, पर नई जगह है ना, इस वजह से एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। पर आज तो आना ही था। क्यों, आज ऐसा क्या है जो आना इतना जरूरी था? ओए, तू किस दुनिया में रहती है? मुझे चंडीगढ़ रहते ये बात पता है। दीप आज कनाडा वापस जा रहा है और तुझे पिंड में रहकर भी नहीं पता। सुर को ये सुनकर झटका सा लगता है। क्या आज दीप जा रहा है? हाँ, उसने तो पहले ही बताया था। सुर अमृत की नजरों से बचकर अपने आंसू पोंछती है और चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश करती है। चलो अच्छा है, उसका तो शुरू से ही वापस जाने का मन था। चलो उसे मिलकर आती है। अमृत सुर का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तू जा। अच्छा चल ठीक है। अमृत ही कहकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही आंसुओं का जो बांध सुर ने अभी तक बांधा हुआ था, उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ दीप के जाने के लिए तैयार था। उसके घर में भी सब बहुत उदास थे। पुत्र, सच बता, तुझे सच में यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? दीप उनकी तरफ देखने लगता है। मुझे लगा था कि तू हमेशा के लिए आया है। खैर, अगर तेरी खुशी कनाडा में है तो हम तुझे नहीं रोकेंगे। रोना तुम सब, उसे खुशी खुशी जान दे। उनकी आंखों में भी हल्के से आंसू आ जाते हैं। दीप किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता। सुरजीत और अमृत भी वहाँ थे। दीप की आंखें सुर को ढूंढ रही थी, पर वो आई नहीं थी। वो सबसे विदा लेकर कार से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। सुर सबकी नजरों से दूर खड़ी उसकी गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। उस गाड़ी के साथ साथ उसकी बची हुई उम्मीद भी जा रही थी। सुर आंखों में आंसू भरे हुए, शायद हमारे रिश्ते की यही किस्मत थी। वो अपने घर वापस चली जाती है। शाम को अमृत उसके पास आती है। कैसी दोस्त है तू? मैं इतने दिनों बाद तुझसे मिलने आई हूँ, पर तुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी तबीयत। रहने दे बहाने तेरे। ज्यादा तबीयत खराब है ना तेरी, तो इलाज के लिए तो चलना ही पड़ेगा। अमृत सुर का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाने लगती है। अरे कहाँ ले जा रही है? अमृत उसे खींचते हुए खेतों में ले जाती है। इस वक्त मुझे यहाँ क्यों लाई है? पहले मुझे ये बता, तेरा मूड इतना खराब क्यों है? कहीं दीप के जाने की वजह से तो नहीं? क्या बोल रही है तू? उसके जाने से मेरा क्या लेना देना? बकवास ना कर। अच्छा तो चल खा मेरी कसम कि तू सच बोल रही है। वो सुर का हाथ अपने सिर पर रख लेती है और सुर झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। क्या हुआ, सच बताना। प्यार करती है ना उससे, बता। सुर थोड़ी तेज आवाज में, हाँ करती हूँ, और इसी बात की तकलीफ है मुझे। क्यों हुआ मुझे उससे प्यार? कितना खुश थी मैं अपनी दुनिया में। क्यों आया वो? अगर उसे जाना ही था तो। ये कहकर वो रोने लगती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला जाऊंगा? सुर एकदम पलट कर देखती है तो उसके सामने दीप सुरजीत के साथ खड़ा हुआ था। दीप सुर के पास आता है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? तुमने कहा था कि हमारी दुनिया बहुत अलग है, तुम्हारी दुनिया यहाँ है, तो अगर तुम्हारी दुनिया यहाँ है तो मेरी दुनिया कहीं और कैसे हो सकती है? सुर अभी भी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। मैं जब यहाँ से जा रहा था तब जितना खुश मैं सोच रहा था कि मैं होऊंगा, उतना नहीं था, बल्कि खुशी के बदले मन में एक बोझ सा था। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, जबकि मैं हमेशा से वापस ही जाना चाहता था। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए मैं गुरुद्वारे गया और माथा टेका और वाहे गुरुजी से अपनी उलझन का हल पूछा। जैसे ही आंखें बंद करी मुझे तुम्हारा चेहरा दिखा। दादाजी, पापाजी, बेबे सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखे। मेरा मन तब भी नहीं माना। मैंने सोचा कि इन सबसे तो मैं प्यार करता हूँ, इसलिए ये याद आ रहे हैं मुझे। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद की। तब जो दिखा उसने मेरा फैसला बदल दिया। मुझे इस पिंड में जो हम कॉलेज खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उसका ढांचा दिखा। उसी पल मुझे समझ आ गया कि मेरा असली सपना कनाडा जाना नहीं, बल्कि अपने पिंड से जुड़ा है। उसी वक्त मेरा मन बदल गया और मैं वापस आ गया। सुर की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब तो आपकी इस जिंदगी का हिस्सा बनने की इजाजत है। सुर हल्का सा शर्मा जाती है और दीप के गले लग जाती है। तभी अमृत बोलती है, तू तो कहती थी कि कभी कोई गुल नहीं खिलाएगी, पर तूने तो पूरा गुलशन ही खिला दिया। ये जो तूने मेरी और सुरजीत की मदद करके अच्छा काम किया है ना, ये उसी का फल है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दीप अपने घर चला जाता है। उसे वापस देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों की दौड़ भाग के बाद उन्हें गांव में कॉलेज बनाने की इजाजत मिल जाती है। दीप के पिता को जब यह बताया जाता है तो वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। दीप, सुर और दादाजी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बस कुछ ही दिनों में काम शुरू होने वाला था। एक दिन दीप के पास सुरजीत का फोन आता है। हाँ यार, कैसा है तू? ओ मैं ठीक हूँ यार, तू बता। मैं भी बढ़िया। तूने अपने और सुर के बारे में घर में किसी को बताया कि नहीं? अभी कहाँ यार, हिम्मत ही नहीं हो रही। जिस हालात में कुछ समय पहले तू था, आज उसी में मैं हूँ। सुरजीत हंसने लगता है। ऐसे काम नहीं चलेगा, बताना तो पड़ेगा ही ना।
हाँ यार, सोच रहा हूँ कि बता ही दूं घर पर कि मैं सुर को बहुत प्यार करता हूँ। मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताना। हाँ। दीप फोन रख देता है, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी बात दादाजी ने सुन ली थी। अगले दिन दीप कहीं जा रहा था कि दादाजी उसे रोकते हैं। किसी काम से जा रहा है क्या पुत्र? नहीं दादाजी, कुछ खास नहीं। आप कहिए, कुछ काम था क्या? हाँ, थोड़ी बात करनी थी तुझसे। सोच रहा था कि अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तो हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। दीप उनकी बात सुनकर घबरा जाता है। शादी? अचानक से आपके मन में ये ख्याल कैसे आया? अरे पुत्र जी, हमेशा से था, बल्कि मैंने तो लड़की भी देख ली है तेरे लिए। क्या? हाँ, पास के गांव की ही है, बहुत अच्छी और संस्कारी है। मुझे नहीं करनी उससे शादी। अरे बिना देखे कैसे मना कर रहा है? प्लीज दादाजी। अरे अच्छा ठीक है, ये नहीं तो हम कोई और देख लेंगे तेरे लिए। दीप मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी दादाजी बोलते हैं, वैसे तुझे सुर कैसी लगती है? सुर का नाम सुनते ही वो रुक जाता है और दादाजी की तरफ देखने लगता है। जवाब नहीं दिया तूने। मुझे तो बड़ी सोनी कुड़ी लगती है। अगर तुझे नहीं पसंद है तो नहीं, वो मुझे सब पता है। दीप हल्का सा शर्मा जाता है। खोतेदा पुत्र। दादाजी घर पर सबसे बात करते हैं और सुर के परिवार से भी। दोनों परिवारों की रजामंदी उनके रिश्ते को मिल जाती है और 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। कुछ ही दिनों में सुरजीत और अमृत भी आ जाते हैं। आज सुर और दीप की शादी थी। सुबह के टाइम दीप और सुरजीत एक दूसरे से बात कर रहे थे। यार कितनी अच्छी तो है, क्या बच्चों जैसी जिद लेकर बैठ गया तू। मुझे नहीं अच्छी लग रही। जो तुझे पसंद है वो यहाँ नहीं मिलेगी, शहर जाना पड़ेगा उसके लिए। मुझे नहीं पता, पर मैं ये तो नहीं पहनूंगा। सुरजीत एक गहरी सांस छोड़ता है और जाने लगता है। कहाँ जा रहा है? तेरी ख्वाहिश पूरी करने। अभी निकलूंगा, तभी शादी के टाइम तक वापस आ पाऊंगा। दीप उसके गले लग जाता है। तू सच में मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और तेरे लिए तो बंदे की जान भी हाजिर है। दोनों हंसने लगते हैं और सुरजीत शहर के लिए निकल जाता है। शाम होने को आई थी, पर सुरजीत अभी तक वापस नहीं आया था। दीप भी तैयार नहीं हुआ था। तभी दीप के पिता उसके कमरे में आते हैं। अरे दीप, तो अभी तक तैयार नहीं हुआ? जल्दी कर, बारात निकलने का टाइम हो रहा है। हाँ, पर सुरजीत अभी तक नहीं आया है। वो मेरी शेरवानी लेने शहर गया था। अब इतना टाइम नहीं है कि हम तेरी शेरवानी का वेट कर सके। ये वाली भी तो अच्छी है, जल्दी से इसे पहनो और बाहर आओ। शेरवानी तो मैं ये पहन लूंगा, पर सुरजीत के बिना हम कैसे निकल सकते हैं? बेटा, हर चीज का एक टाइम होता है। सुरजीत सीधा वहीं आ जाएगा, तुम बस तैयार हो जाओ और नीचे चलो। दीप बहुत बेमन सा तैयार होता है और सुर के घर के लिए सब लोग निकल जाते हैं। सुर ने भी बहुत सुंदर शादी का जोड़ा पहना हुआ था। थोड़ी देर में सुर भी मंडप में आ जाती है, पर सुरजीत अभी भी नहीं आया था। ये बात दीप को बहुत परेशान कर रही थी, पर वो कर भी क्या सकता था। अमृत भी इसी वजह से परेशान थी। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर में उनकी शादी हो जाती है और वो सबका आशीर्वाद लेने के लिए खड़े होते हैं कि तभी एक पुलिस की जीप वहाँ आती है। उसके पीछे एक एम्बुलेंस। सबकी नजर उधर पड़ती है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कौन सा खेल रचा था वाहे गुरुजी ने? क्या था उसका सच? सुर और दीप शादी के बाद सबका आशीर्वाद लेने के लिए खड़े होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस की जीप आती है और उसके पीछे एक एम्बुलेंस आकर रुकती है। सबकी नजर उधर पड़ती है, पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी इंस्पेक्टर जीप से उतरकर उन सबके पास आते हैं। असी सुरजीत सिंह दा परिवार है। सुरजीत के पिता इंस्पेक्टर के पास आते हैं और घबराते हुए पूछते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस सुरजीत का ही परिवार है। मैं उसका प्यो सुखबीर सिंह। क्यों होया, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो तो शहर गया है अपने यार दी शेरवानी लेने वास्ते। इंस्पेक्टर साहब उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते। दीप उनके पास आता है। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? तभी एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है और उसमें से किसी का पार्थिव शरीर, जो कि पूरा सफेद चादर से ढका हुआ था, निकलता है। सुरजीत सिंह जब शहर से पिंड वापस लौट रहा था, उसी वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया और मौके पर ही उनकी। ये कहते कहते वो चुप हो जाते हैं। अमृत उनके पास आती है। मौके पर ही उनकी? बताइए ना, मौके पर ही उनकी क्या मौत हो गई? ये सुनते ही अमृत और वहाँ खड़े बाकी लोग को एक झटका सा लगता है। अमृत एक जिंदा लाश सी वहीं खड़ी रहती है। जहाँ कुछ वक्त पहले शादी की शहनाई बज रही थी, वहीं हर तरफ चीखें सुनाई दे रही थी। सुरजीत के शरीर को अमृत के घर लाया जाता है। सुर अमृत के पास बैठी रो रही थी, पर अमृत बेसुध सी बैठी बस सुरजीत को देखे जा रही थी। दीप आंखों में आंसू लिए सुरजीत के पास आकर बैठने ही वाला होता है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो सुरजीत की माँ थी, जो आंखों में आंसू और बेतहाशा गुस्से से दीप को देख रही थी। वो उसे धक्का मार देती है। खबरदार, खबरदार, अगर मेरे बेटे के पास भी आए तो उसकी जान लेकर तुम्हें चैन नहीं पड़ा कि उसके पास फिर आ गया। दीप बस आंखों में आंसू भरे उन्हें देखे जा रहा था और वहाँ खड़े बाकी सब लोग भी। तभी सुर उठकर उनके पास आती है। काकी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों कह रही हो ऐसा?
तो अब भी ये पूछ रही है? सुरजीत इसकी वजह से शहर गया था, इसकी शेरवानी लाने। अगर ये जिद ना करता तो आज मेरा पुत्र जिंदा होता। ये कहकर वो सुरजीत के बगल में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। सुर उनके पास आकर बैठती है। काकी दीप को नहीं पता था कि ऐसा कुछ। सुरजीत की माँ उसे धक्का मारती हुई कहती है, चुप, एकदम चुप, बंद कर दीप की वकालत करना। दीप उनकी तरफ कदम बढ़ाता है कि तभी अमृत की माँ उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तुम्हारी वजह से आज मेरी कुड़ी की ये हालत हो गई है दीप। अभी तो उसकी गृहस्थी ठीक से बस भी नहीं पाई थी, तूने उसका पति छीन लिया। देख उसकी तरफ, जिस चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, आज वो कैसा बेजान सा हो गया है। उसकी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। ये कहकर वो अमृत के पास आकर उसे गले लगाती है और रोने लगती है। वहाँ खड़े हर एक शख्स की नजर में दीप गुनहगार था। जी तो कर रहा है कि तुझे बद्दुआ। तभी दीप की माँ उनके पैर पकड़ लेती है। नहीं बहन जी, बद्दुआ ना निकालो मुंह से। आपका दुख समझ सकती हूँ मैं, पर दीप को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर पता होता तो कभी न जाने देता वो सुरजीते को। वो तो बस वाहिगुरु जी की मर्जी का ही एक जरिया बन गया। उससे इतनी नफरत ना करो आप सब, ना करो। जितने दुखी आप सब हैं, उससे कहीं ज्यादा टूटा हुआ है वो अंदर से। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। सुर की माँ आकर उन्हें संभालती है। थोड़ी देर सुरजीत के शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाता है। सुरजीत के परिवार का बहुत बुरा हाल था, पर अमृत की आंखों में एक आंसू नहीं था। वो बस सुरजीत को जाते हुए देखे जा रही थी। सुर रोते हुए अमृत के पास आती है। अमृत होश में आ, देख सुरजीते को ले जा रही है। वो जा रहा है हमेशा के लिए, मिली कि नहीं उससे। वो उसे पकड़कर हिलाती है। अमृत कुछ होश में आती है। कौन ले जा रहा है मेरे सुरजीत को? वो देखती है सुरजीत का शरीर वहाँ नहीं था। वो बाहर देखती है तो सुरजीत जा रहा था। वो भागते हुए उन सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ ले जा रही हो मेरे सुरजीत को? मैं नहीं ले जाने दूंगी। पुत्र रास्ता छोड़, ऐसे नहीं रोका जाता, जाने दे हमें। नहीं, प्लीज मत ले जाओ उसे, मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना। मत करो ऐसा। अमृत की माँ और कुछ औरतें अमृत को जबरदस्ती खींचकर रास्ते से हटाती हैं। दीप ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर टूट रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहा था। सब लोग शमशान घाट पर पहुंचकर सुजीत का दाह संस्कार कर देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। दीप अपने कमरे पर जमीन पर ही बैठा था। तभी सुर उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। दीप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त अमृत के पास होना चाहिए था। जाओ उसके पास जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। ये कहकर दीप उठकर जाने लगता है, पर सुर उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। वो प्यार से अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा लेती है। उसका प्यार भरा स्पर्श उसके अंदर के गुबार को, जो उसने इतने वक्त से अपने अंदर रखा हुआ था, उसे बाहर लाने पर मजबूर कर देता है। वो उसके गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दीप, संभालो खुद को, अगर तुम ऐसे टूट जाओगी तो कैसे चलेगा? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने सुरजीत को नहीं मारा। मुझे नहीं पता था कि इसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे वो तो मेरे बचपन का यार था, बहुत प्यार करता था मैं उससे। मैं क्यों उसके साथ ऐसा कुछ करूंगा? क्यों? मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया। ये बात अपने मन से निकाल दो दीप, ये होनी ही थी दीप, बस वजह तुम बन गए। वो दोनों रोने लगते हैं और यूं ही रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह दीप और सुर घर के हॉल में आते हैं, जहाँ दादाजी और दीप के पिता आपस में बात कर रहे थे। दादाजी, पापा जी, क्या बात है? वो पुत्र, सुरजीत का परिवार वापस चंडीगढ़ जा रहा है और साथ में अमृत भी। क्या ऐसा अचानक? हाँ पुत्र, मैं उससे मिलकर आता हूँ। सुर और दीप जाने लगते हैं कि तभी दीप के पिता बोलते हैं, क्यों जा रहा है वहाँ? तुझे सुरजीत की मौत का जिम्मेदार समझते हैं। वो सिर्फ तुझे बुरा भला कहेंगे। अपना बेटा खोया है पापा जी उन्होंने, और आप कह रहे हैं कि मैं इस वजह से ना जाऊँ कि वो मुझे कुछ बुरा भला कह देंगे। नहीं पापा जी, उनका हक है मुझे कहने का। चलो दीप और सुर अमृत के घर चले जाते हैं, जहाँ सुरजीत के माता पिता और अमृत गाड़ी में बैठ रहे थे जाने के लिए। दीप सुरजीत की माँ के पास जाता है। काकी, मैं रब्बीस हूँ, मुझे नहीं पता था कि सुरजीत के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। वो तो मेरा यार था, भरा था मेरा। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। वो अपने हाथ जोड़ लेता है। हमने जो खोना था वो तो खो ही दिया है, अपना पुत्र। तू जी अपनी जिंदगी खुशी से। वो सुर की तरफ इशारा करती हुई बोलती है, मेरी माफी से तुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, इतना याद रखना तुम। ये कहकर वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। सुर और दीप बस उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं, पर दीप के कानों में सुरजीत की माँ के शब्द गूंज रहे थे। वो रात भर उनकी कहीं बातें सोचता है और मन में फैसला करता है। अगले दिन सुबह जब सुर कमरे में आती है तो देखती है दीप तैयार खड़ा था उसके सामने और एक बैग में अपने कुछ कपड़े रख रहा था। अरे दीप, तुम कहीं जा रही हो क्या? दीप सुर की तरफ देखने लगता है। अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और अपना फैसला लेना। कहीं न कहीं मेरी वजह से सुरजीत की जान चली गई। मैं उसे तो वापस नहीं ला सकता, पर अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है और वो है पश्चाताप, प्रायश्चित।
इसीलिए मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ सुजीत के घर, और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मुझे दिल से उनकी माफी नहीं मिल जाती। जिस दिन से वो लोग फिर से जीना शुरू नहीं कर देते। नहीं जानता मुझे इसमें कितना वक्त लगेगा, चाहे सारी जिंदगी लग जाए, पर मैं तब तक ना तो वापस आऊंगा और ना ही तुम में से किसी से मिलूंगा और ना ही किसी को देखूंगा। सुर की आंखों में आंसू थे। देखो सुर, ये मेरा प्रायश्चित है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी इसकी आग में जलो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने घर चले जाओ। तुम अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने घर चली जाऊंगी? ब्याह हुआ है हमारा, हर सुख दुख में साथ देने का वादा किया है एक दूजे से, और तुम मुझे ये सब छोड़कर जाने को कह रहे हो? इंतजार बहुत लंबा हो सकता है सुर। चाहे जिंदगी भर करना पड़े, पर मैं टूटूंगी नहीं। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी प्रण है कि सुरजीत के परिवार में खुशियां वापस लाकर रहें। तुम अपना फर्ज निभाओ और मैं यहाँ अपना फर्ज निभाऊंगी। वादा करती हूँ, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और जी भरकर रोते। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। दीप अलमारी से सुर का वही दुपट्टा निकालता है जो वो कनाडा लेकर गया था। तुम्हारी यही निशानी मुझे आगे की जंग लड़ने की हिम्मत देगी। वो उस दुपट्टे को अपने बैग में रख लेता है। बाहर चलें, बाकी सबको भी बताना होगा। सुर हाँ में सिर हिलाती है। दोनों घर के बाकी लोगों को सब कुछ बताते हैं, पर कोई उनकी बात मान ही नहीं पा रहा था। तू पागल हो गया है क्या? जानता भी है जिस रास्ते पर तू चलना चाहता है उसकी मंजिल में सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा। और सुर, उसके बारे में तो सोच, वो कैसे रहेगी तेरे बिना? उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है तेरी। पापा जी, मुझे दीप ने सब कुछ बता दिया है। मैं दीप के साथ हूँ। क्या? हाँ पापा जी, मैं हर कदम पर उसके साथ हूँ, चाहे इंतजार कितना भी लंबा क्यों ना हो। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी दीप का साथ दें, क्योंकि जब तक मन को सुकून नहीं मिलता, इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। उन दोनों के बहुत समझाने पर सब मान जाते हैं और दीप चंडीगढ़ के लिए निकल जाता है। दीप सुरजीत के घर पहुंचता है। सुरजीत के पिता दरवाजा खोलते हैं। दीप, तुम यहाँ कैसे? तब तक अमृत और सुरजीत की माँ भी आ जाती हैं और दीप को देखकर हैरान हो जाते हैं। दीप सुरजीत की माँ के पास जाता है। आपने कहा था मुझसे कि मुझे आप लोगों से कभी माफी नहीं मिलेगी, पर मैं घर से कसम खाकर निकला हूँ कि जब तक आप लोग मुझे दिल से माफ नहीं कर देते मैं वापस नहीं जाऊंगा, ना तो किसी से मिलूंगा और ना ही बात करूंगा। बहुत बड़ी सौखाली है तूने, क्योंकि ये कभी पूरी नहीं होगी। बेहतर होगा कि तुम अपने घर लौट जाओ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, समझे? नहीं काकी, चाहे सारी उम्र निकल जाए, जब तक मैं आप सबके दिलों पर मरहम ना लगा दूं, नहीं जाऊंगा। तुझे जो करना है कर, मैंने कोई फर्क नहीं पैदा। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। अमृत वही खड़ी हुई थी जो आंखों में उदासी लिए उसे देख रही थी। दीप उससे बात करने उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, पर वो वहाँ से चली जाती है। दीप भी उनके घर से निकल जाता है और उन्हीं के घर के बाहर बैठ जाता है। रात हो चुकी थी। सुरजीत के घर वालों को लगता है कि दीप चला गया, पर जैसे ही सुरजीत के पिता दरवाजा खोलते हैं, दीप वही जमीन पर लेटा हुआ था। क्यों कर रहा है तू ये सब? कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा ताया जी, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। अच्छा, कर पाएगा? आप कहकर तो देखिए। तब तक सुरजीत की बीजी और अमृत भी वहाँ आ जाती है। आप क्यों इसके मुंह लग रहे हैं जी? इसे जो करना है करने दीजिए, हमारा क्या वास्ता इससे? नहीं कुलविंदर, जब से आया है तब से कह रहा है कि माफी लेकर ही जाएगा, तो देखता हूँ उसकी बातों में कोई दम है या सिर्फ बातें ही हैं। सुरजीत के पिता दीप से कहते हैं, कल सुबह दुकान पर आ जाना, आगे की बात वहीं करेंगे। जी। सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं और दीप वहीं बाहर बैठा होता है। अगले दिन दीप सुरजीत के पिता की कपड़ों की दुकान पर पहुंचते हैं। बताइए ताया जी, क्या करना है मुझे? नौकरी करेगा यहाँ? जी, जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगा। क्या करना होगा? कस्टमर्स को कपड़े दिखाने होंगे? नहीं, तो फिर यहाँ दुकान पर आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाना होगा। मेरा टिफिन घर से लाना होगा। यहाँ जो भी झूठे बर्तन होंगे उन्हें अंदर किचन है, वहाँ जाकर मांजना होगा। रोज सुबह दुकान खुलने से पहले यहाँ आकर साफ सफाई करनी होगी। इसके बदले में तुझे 2 वक्त का खाना और इसी दुकान पर रहने के लिए छत मिल जाएगी और 1000 रुपए मिलेंगे महीने के। मंजूर है? दीप कुछ जवाब नहीं देता। क्या हुआ? सुनकर ही हाथ पैर फूल गए? कनाडा में रहने वाला, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। चुपचाप यहाँ से वापस चला जा और बंद कर अपनी नौटंकी। मुझे आपकी नौकरी मंजूर है। सुरजीत के पिता उसे हैरानी से देखने लगते हैं, फिर खुद को संभालते हुए बोलते हैं, तो फिर लग जा काम पर अभी। दीप हाँ में सिर हिलाता है। सुरजीत के पिता घर पर फोन करके सुरजीत की माँ और अमृत को भी सब बता देते हैं। दीप पूरा दिन दुकान में आने जाने वाले लोगों को पानी और कोल्ड ड्रिंक पिला रहा था और बीच में तपती धूप में वो सुरजीत के पिता का खाना भी घर से लेकर आता है, फिर बर्तन मांजता है। ऐसे ही करते करते पूरा दिन निकल जाता है। उसे रात के खाने में 2 सूखी रोटी मिलती हैं। तो यही रुक सकता है, बाथरूम वगैरह सब अंदर है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और दीप उन्हें जाता हुआ देखता है। अगली सुबह जब सुरजीत के घर पर सब सोकर उठते हैं, तो देखते हैं कि दीप उन्हीं के घर के बाहर जमीन पर सो रहा था। अरे, इससे तो मैंने दुकान में रहने की जगह दे दी थी, तो फिर ये यहाँ क्यों सो रहा है? वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी दीप की आँख खुलती है और वो खड़ा हो जाता है। ताया जी,
तो उससे परेशान ना हो। मैं दुकान अच्छे से बंद करके आया था और अभी आपके आने से पहले ही सब साफ सफाई करके रखूंगा। ये कहकर दीप वहाँ से चला जाता है। सुरजीत के पिता उसे जाते हुए देखते हैं। ये सिलसिला अब रोज का हो गया था। दीप दिन भर मेहनत करता था और एक पैर पर दौड़ लगाता था, जिस वजह से वे बहुत कमजोर भी हो गया था। सुरजीत का परिवार और अमृत ये सब देख रहे थे। दूसरी तरफ सुर भी अपना फर्ज निभा रही थी और गांव में कॉलेज के लिए लगातार कमेटी के ऑफिस के चक्कर लगाती रहती थी। दोनों ही अपने फर्ज की खातिर खुद को भूले हुए थे, पर एक दूसरे की प्यार की ताकत ने दोनों को इतनी शक्ति दे रखी थी कि सब झेलते जा रहे थे बिना उफ किए। देखते देखते 3 महीने बीत गए। एक दिन सुर के पास अमृत का फोन आता है। अमृत भी सुर की दुख भरी आवाज सुनकर दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैंने तुझे कुछ बताने के लिए फोन किया है। अमृत सुर को जो दीप के साथ हो रहा है वो सब बताती है। सुर की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। सुर, तू दीप से बात करके उसे वापस बुला ले। मुझे नहीं पता कि बाबूजी और बीजी उसे कब माफ करेंगे या करेंगे भी या नहीं। और तू उसे कभी माफ करेगी? अमृत उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। रब्बी सौ अमृत, दीप ने कुछ नहीं किया था। अगर उसे पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो वो कभी सुरजीत को नहीं जाने देता। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। एक वक्त था जब मैं भी दीप को गुनहगार समझती थी, पर जिस दिन वो यहाँ आया तो मैंने उसकी आंखों में जो दर्द देखा, उस चीज ने मुझे ये एहसास कराया कि दीप की गलती नहीं थी, विधि का विधान था ये। मैं हर रोज उसे पश्चाताप की आग में जलते हुए देखती हूँ। सुर, तू उससे बात कर और वापस बुला ले। मैं बाबूजी और बीजी को समझा दूंगी। नहीं अमृत, जिस दिन दीप यहाँ से गए थे उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि कुछ भी दीप के प्रायश्चित के रास्ते में नहीं आएगा, ना हमारा प्यार और ना हमारी तकलीफ। मैं उनसे बात करके उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। पर सुर, नहीं अमृत, बार बार ये बातें करके मुझे कमजोर मत कर। रखती हूँ। सुर फोन रख देती है। रात हो चुकी थी। सुर अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी हुई थी और दीप सुरजीत के घर के बाहर। दोनों चांद को देख रहे थे। दीप के हाथों में सुर का दुपट्टा था। क्या रंग लाया दिल का लगाना, क्या रंग लाया दिल का लगाना, गूंजे हवा में बिछड़े दिला दिया दुहाइया, भी बड़ी लंबिया सी जुदाइया, भी बड़ी लंबिया सी जुदाइया, भी बड़ी लंबिया सी जुदाइया, बड़ी लंबिया सी जुदाइया। न जाने कितनी लंबी है ये जुदाई, कब खत्म होगा ये इंतजार। सहा तो मुझसे भी नहीं जाता, पर फर्ज के आगे मजबूर हूँ और शायद मेरी वजह से तुम भी। हमारे बीच क्या मेरा क्या तुम्हारा, जो है वो हमारा है, पर अब मिलन एक सपने सा लगने लगा है। सपने सा है, पर दिल कहता है कि अपना मिलन जरूर होगा और बहुत यादगार होगा। ये दिल दिया गल्ला है, ये तो दिल ही जाने। दिल दिया गल्ला है, दिल ही जाने। न जाने बिछड़े दिलों को कब मिलवा दे, या इंतहा अभी और भी है। सच ही है, ये दिल दी गल है वही जाने। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था, पर सुर और दीप के जीवन का संघर्ष वैसे ही चल रहा था। दोनों टूटते भी थे, पर हिम्मत करके दोबारा खड़े हो जाते थे। सुरजीत के माता पिता भी दीप को दिन रात काम करते देखते थे, बिना किसी शिकन के, जो कहीं न कहीं उन्हें उसकी ओर खींचने लगा था। यूं ही 2 महीने और बीत जाते हैं। रात का वक्त था। दीप सुरजीत के घर के बाहर बैठा था और चांद को देख रहा था कि तभी घर का दरवाजा खुलता है और अमृत बाहर आती है। अरे अमृत, तुम इस वक्त यहाँ? कोई काम था क्या? मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। नहीं, कोई काम नहीं था, वो ਤੁਹਾਡੇ नाल कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। तुम यहाँ से चले जाओ। दीप उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है। अमृत की आंखों में आंसू थे। अमृत, अचानक तुम ये? सही कह रही हूँ, तुम क्यों अपनी और सुर की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो दीप? तुम दोनों की शादी वाले दिन ही वो सब हुआ और उसके तुरंत बाद तुम यहाँ आ गई। ना तुम दोनों ने एक दूसरे से बात की और ना ही मिले। जिस रास्ते पर तुम दोनों चल रहे हो उसकी कोई मंजिल नहीं है। बीजी और पापा जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दीप उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था। और तुम करोगी मुझे माफ? अमृत उसकी तरफ देखने लगती है। तुमने जवाब नहीं दिया अमृत। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया, कभी सोचा नहीं था कि कर पाऊंगी। पर जिस तरह से तुम हमारे परिवार का ख्याल रख रहे हो बिना किसी स्वार्थ के, ऐसा कोई गुनहगार नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी और सुरजीत की दोस्ती देखी है, प्यार देखा है। तुम उसे नहीं मार सकते। जो हुआ वो नियति थी। अगर हम तुमसे नफरत करते रहेंगे तो शायद सुरजीत की आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिलेगी। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे ऐसे देखकर दीप की आंख भी भर आती है। वो प्यार से अमृत के सर पर हाथ रखता है। अमृत, तुम्हारे इन शब्दों ने कहीं न कहीं मेरी बुझती हुई उम्मीद को फिर से जगाया है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे परिवार में खुशियाँ वापस लाकर रहूंगा।
लेकिन दीप सुर का क्या, 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, ना तो तुमने उससे बात की है ना मिले हो, उसका क्या? हमारा प्यार और रिश्ता बहुत गहरा है अमृत। हमें एक दूसरे को प्यार और याद करने के लिए बात करने या मिलने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल एक दूसरे के नाम से धड़कते हैं। अगर मैं यहाँ से अपना वादा पूरा किए बिना चला गया तो सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा। पर तुम उसकी चिंता मत करो, वो ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझने के लिए। अमृत नाम आंखों से हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो दोनों जब बात कर रहे थे तब उनके सामने वाले घर की खिड़की से एक औरत ने उन दोनों को बातें करते देख लिया। थोड़ी देर में अमृत घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह दीप और सुरजीत के पिता दुकान के लिए निकल जाते हैं। दोपहर के टाइम सुरजीत की माँ घर का सामान लेने पास की दुकान जा रही होती है। तभी वही औरत 1-2 औरतों के साथ उनके पास आती है। सत श्री अकाल बहन जी। सत श्री अकाल, कैसी है आप? ठीक हूँ, आप बताइए। बहन जी, मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक गल करनी थी, आपकी नू को लेकर। अमृत को लेकर? कहिए। कल रात मैंने आपकी बहू को, वो जो मुंडा आपके घर बाहर रहता है ना, उससे बात करते देखा था। बुरा ना मानना आप, पर आपकी बहू जवान है और ऊपर से सुरजीत के साथ ऐसा हादसा हो गया। जरा ध्यान रखिए, ऐसे किसी पराये मर्द से बात करना सही नहीं है। हाँ बहन जी, सही कह रही हैं, ये उम्र ही ऐसी है, कदम फिसलते देर नहीं लगती। हमारा काम तो समझाना था, सो बता दिया, बाकी आप समझदार ही हो। ये कहकर वो दोनों औरतें वहाँ से चली जाती हैं। सुरजीत की माँ की आंखों में आंसू थे। वो घर वापस आती हैं। अरे पीची, आप तो सामान लेने गई थी ना, कहाँ है सामान? नहीं लाई। नहीं लाई? पर क्यों? पहले तू मुझे ये बता कि तू कल दीप से रात को बात करने गई थी। अमृत हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है। क्या हुआ बीजी, आप ऐसे क्यों? पहले मेरी बात का जवाब दे। हाँ वो, तू जानती है कल सामने वाले घर में रहने वाली औरत ने तुझे देख लिया और वो कैसी कैसी बातें बना रही है। अमृत की आंखें भर आती हैं। पर बीजी, मैंने ऐसा क्या? जानती हूँ तूने ऐसा कुछ नहीं किया, पर दुनिया की नजर बहुत खराब है पुत्र। अकेली औरत के चरित्र पर दाग लगाते उन्हें वक्त नहीं लगता। लेकिन बीजी, तभी अमृत की नजर घर के दरवाजे पर पड़ती है जहाँ दीप खड़ा हुआ था। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अमृत की नजर झुक जाती है। सुरजीत की माँ दीप के पास आती है। तू क्या चाहता है दीप? क्यों हमारी जिंदगी बद से बदतर कर रहा है? सुना ना तूने कि कैसी बातें शुरू हो गई है? अमृत तो तेरे पिंड की कुड़ी है ना, और तेरे वीरे दी वोटी। क्या चाहता है तू कि उसके दामन में दाग लग जाए? काकी, मैं ऐसा क्यों? तभी दीप पलट कर देखता है तो वही औरतें दूर खड़ी उनके घर की तरफ ही देख रही थी और इशारों इशारों में बातें कर रही थी। उनकी देखा देखी आते जाते और लोगों की नजरें भी उनके घर की तरफ जा रही थी। देख रहा है ना, सब कैसे देख रहे हैं हमें। तू चला जा यहाँ से, बख्श दे हमें। दीप की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं, पर अगले ही पल वो अपने आंसू पोंछता है और अमृत के पास आता है। अमृत नजरें झुकाए उनके सामने खड़ी थी। दीप उसका हाथ पकड़ता है और घर के बाहर ले जाता है। दीप, ही तुम क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। दीप अमृत का हाथ पकड़ के घर के बाहर खड़ा था और उनके आसपास मोहल्ले के लोग थे जो उन्हें देखकर तरह तरह की बात कर रहे थे। देखो तो जरा इस मुंडे की हिम्मत, मुंडे से ज्यादा अमृत की कैसी बेशर्मी पर उतर आई है। मानती हूँ कम उम्र में पति को खो दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऐसी हरकतें करे। हाँ। ऐसे ही हर तरफ से कोई ना कोई कुछ ना कुछ उन दोनों के बारे में कह रहा था। अमृत और सुरजीत की माँ बस सर झुकाए उनकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो जाते हैं तब दीप बोलता है, हो गया आप सबका? अगर और कुछ बाकी रह गया है तो वो भी बोल दीजिए। अभी कुछ कहना बाकी रह गया है ऐसी बेशर्मी देखने के बाद? अरे ताया जी, अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी रह गया है। बस फर्क इतना होगा कि अब मैं बोलूंगा और आप सब सुनेंगे। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। दीप उस औरत के पास जाता है जिसने सबसे पहले उसके और अमृत के रिश्ते के बारे में बोला था। हाँ तो काकी, जब कल अमृत मुझसे बात कर रही थी तो आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको ये लगा कि अमृत के पैर फिसल जाएंगे? तुमने उसके सर पर हाथ रखा था। और क्या? अरे अगर हमारे बीच में किसी तरह का कोई गलत रिश्ता है तो कुछ तो और होगा ना जो हम कर रहे होंगे। मैंने बस इतना ही देखा था। और इतना सा देखकर आपने इतनी बात बना? अमृत और सुरजीत की मां, जिनके सर अभी तक झुके हुए थे, वो भी हैरानी से दीप की तरफ देखने लगे। कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अगर मैंने अमृत के सर पर हाथ रख दिया तो इसका मतलब मेरा उसके साथ कोई चक्कर है? क्या एक भाई अपनी बहन के सर पर हाथ नहीं रखता कभी? जवाब दीजिए। वो औरत कुछ नहीं बोल पाती। दीप वहाँ मौजूद सभी लोगों की तरफ देखता है और कहता है, ये सवाल मेरा आप सबसे भी है। क्या एक लड़के और लड़की के बीच सिवाय एक संबंध के कोई और रिश्ता नहीं हो सकता? क्यों है हमारी इतनी छोटी सोच? आप लोगों को एक पल नहीं लगा अमृत को बेशर्म कहने में, पर उससे पहले आप सबको खुद पर शर्म आनी चाहिए। इतनी घटिया सोच है आपकी। जिस लड़की के साथ इतना कुछ हो गया, उससे और उसके परिवार के प्रति हमदर्दी रखने की बजाय आप लोग इतनी ओछी बातें कर रहे हैं। अगर आपके घर की बहू बेटियों के लिए कोई ऐसा बोले तो आपको कैसा लगेगा? जवाब दीजिए। उसकी बातें सुनकर सबकी नजरें झुक जाती हैं। क्या हुआ, सब शांत क्यों हो गए? अब कोई और इल्जाम नहीं लगाना। लगाइए, सुन रहे हैं हम लोग। दीप अमृत के पास जाता है। अमृत, मैंने आज तक कभी कहा नहीं, पर शायद तुम जानती हो कि मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। अमृत भरी हुई आंखों से हाँ में सिर हिलाती है।
सुरजीत मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, तो इस रिश्ते से मैंने तुम्हें भाभी माना। पर जब भी मैं तुम्हें देखता था मुझे तुमने अपनी छोटी बहन ही दिखती थी। क्या तुम आज मेरी कलाई पर एक डोरी बांधकर इस रिश्ते को हमेशा के लिए बनाओगी? दिल के रिश्ते को सबूत की जरूरत नहीं होती है, पर बहुत सी चीजें हमें दुनिया के लिए करनी पड़ती हैं। जब तक तुम ये नहीं करोगी तब तक ये लोग कोई ना कोई मौका ढूंढते रहेंगे तुम पर इल्जाम लगाने का। अमृत की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपने दुपट्टे को फाड़कर दीप की कलाई पर बांध देती है। वो दीप के गले लग जाती है। सुरजीत की माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वहीं खड़े सभी लोग अमृत और दीप से माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुर भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी और दीप को याद किया करती थी, पर किसी पर भी जाहिर नहीं होने देती थी। पर सच ही कहा गया है, आंखें मन का आईना होती हैं। वो कुछ कहे या ना कहे, पर उसकी आंखों की उदासी सब बयां कर देती थी। एक दिन वो गुरुद्वारे में माथा टेकने जाती है दादाजी के साथ। दादाजी उसे खड़े देख ही रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वाहे गुरु जी के आगे हाथ जोड़ते हैं। वाहे गुरु जी, इस बच्ची पर अपनी मेहर करो। इन हालातों को सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं। इधर ये बच्ची और उधर मेरा पुत्र दीप और वो बच्ची अमृत, इन तीनों की जिंदगी में दोबारा से उजाला फैला दो। कब तक ये लोग बिना किसी गलती के सजा भुगतते रहेंगे? मेहर करो वाहे गुरु जी, मेहर करो। तब तक सुर उनके पास आती है और दादाजी की आंखों में आंसू देख लेती है। क्या हुआ दादाजी, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं पुत्र, आंखों में कुछ चला गया था। झूठ, बताइए क्या बात है? कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है पुत्र, तेरे रहते परेशानी कैसे हो सकती है? वो उसके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, खुश रहे पुत्र, खुश रहे। ये कहकर वो चले जाते हैं और सुर उन्हें जाते हुए देखती है। वक्त अपनी गति से चल रहा था और बीतता जा रहा था। लगभग साल भर होने को आ रहा था। सुरजीत के परिवार वालों का व्यवहार दीप के लिए थोड़ा नरम होने लगा था, पर वो अब भी अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दूसरी तरफ सुर और दादाजी की मेहनत रंग लाती है और उनके कॉलेज बनाने का प्रपोजल पास हो जाता है। दादाजी सुरजीत के घर फोन करते हैं और अमृत फोन उठाती है। अमृत पुत्र, मैं तेरा दादा बोल रहा हूँ जलंधर से। सत श्री अकाल दादाजी। सत श्री अकाल पुत्र, कैसी है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कैसा होऊंगा पुत्र, जो हालात चल रहे हैं क्या ही बोलूं। दीप के प्योर बीजी भी ठीक नहीं है। अमृत उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। दादाजी वो देख, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। जो बताने के लिए फोन किया था वो तो बताया ही नहीं। कॉलेज का प्रपोजल पास हो गया है। क्या? सच? बहुत बहुत मुबारक हो आपको दादाजी। तुझे भी मुबारक हो। गुरु पूरब के दिन भूमि पूजन रखा है पुत्र, यानी अगले हफ्ते। तू आएगी ना? वादा नहीं कर सकती दादाजी, पर पूरी कोशिश करूंगी। समझ सकता हूँ पुत्र। अच्छा सुन, दीप कैसा है? ठीक है। उसे भी ये खबर दे देना। जी। फोन कट जाता है। अमृत दीप को जाकर ये खबर देती है। वो भी बहुत खुश हो जाता है। कुछ सोचकर अमृत सुरजीत के माता पिता के पास जाती है। कुछ नहीं बीजी बाबूजी, आपको कुछ बताना था। हाँ बोल पुत्र। जलंधर से दादाजी का फोन आया था। कॉलेज का प्रपोजल पास हो गया है। गुरु पूरब के दिन भूमि पूजन है। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। बीजी बाबूजी, हम कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे? दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। कहीं ना कहीं आपका मन भी दीप को माफ करके अपनाना चाहता है, पर आप क्यों खुद को रोक रहे हैं? सुरजीत भी हमें ऐसे देखकर खुश नहीं होएगा। जो हुआ वो हमारी किस्मत थी, उसमें दीप की गलती नहीं थी। वो सुरजीत से बहुत प्यार करता है और हम सबसे भी। कब तक हम उसे इस बात की सजा देते रहेंगे? एक बार सोचिए इस बारे में प्लीज बीजी बाबूजी। अमृत की आंखों में आंसू आ। शाम को दीप दुकान से घर आता है। वो बहुत थका हुआ था, तो आते ही घर के बाहर जमीन पर आंखें बंद करके लेट जाता है। सुरजीत की बीजी बाहर आती है और उसे ऐसे लेटा देखती है। क्या हुआ तुझे? दीप अपनी आंखें खोलता है और खड़ा हो जाता है। कुछ नहीं काकी, बस थोड़ा थक गया था तो लेट गया। आपको कोई काम था? नहीं, कोई काम तो नहीं था। वो ये कहकर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में वो चाय का कप लेकर आती है और दीप को देती है। ये ले चाय पी ले, ठीक लगेगा तुझे। सुरजीत की बीजी के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीप की आंखें भर आती हैं। वो उनसे कप ले लेता है और चाय पीने लगता है। सुरजीत की माँ उसकी आंखों में आंसू देख लेती है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। एक हफ्ता गुजर जाता है। आज गुरु पूरब था और साथ ही भूमि पूजन भी। सुर गुरुद्वारे में वाहे गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। बाबा जी, आज मेरे लिए, दीप के लिए और पिंड के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। आशीर्वाद दीजिए कि हम सबकी मेहनत सफल हो जाए। अगर आज दीप यहाँ होता तो बहुत खुश होता। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा और आशीर्वाद दीजिए कि उसका प्रायश्चित सफल हो। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो पलटकर देखती है तो उसके सामने दीप खड़ा हुआ था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। वो धीरे से अपना हाथ उठाकर उसका गाल छूती है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी
धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो भी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लो या रो लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। दोनों की आंखों में आंसू थे, सुर भरे गले से और धीरे से। दीप, तुम। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ना जाने कितनी देर तक गले लगे रहते हैं, जैसे कि अगर छोड़ दिया तो फिर बिछड़ जाएंगे। थोड़ी देर में वहाँ सुरजीत के बाऊजी, बीजी, अमृत, दादाजी और दीप के माता पिता भी आ जाते हैं। सुर पुत्र, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया तुम दोनों के साथ। अपने गुस्से और नफरत में इतनी अंधी हो गई कि सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रही। माफ कर दे मुझे पुत्र। नहीं काकी, आप माफी मत मांगिए। वो उनके गले लग जाती है, दीप भी उन दोनों के गले लग जाता है। सुर की माँ दीप से कहती है, आज जब तू गले लग गया तो ऐसा लगा जैसे मेरा सुरजीत हो। मैं भी तो आपका पुत्र हूँ ना। आज से आप दोनों सिर्फ सुरजीत के बीजी और बाबूजी नहीं है, बल्कि मेरे भी हैं। मानेंगे ना आप दोनों मुझे अपना बेटा? हाँ पुत्र, तो हमारा ही बेटा है। हमें हमारा सुरजीत तेरे रूप में वापस मिल गया है, अब नहीं दूर जाने देंगे तुझे। वो उसे अपने गले लगा लेते हैं। सुर अमृत के पास जाती है और दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। कभी सोचा नहीं था कि हमारी किस्मत में ऐसे दुख भी लिखे हैं। बचपन की शरारतें तो कहीं छूट सी गई। इस एक साल ने जिंदगी का नया ही रूप दिखा दिया। हाँ, पर अब बस, अब हम सबकी एक नई शुरुआत है जिसे हम खुशी से करेंगे। सुरजीत भी ऐसा ही चाहेगा। अमृत हाँ में सिर हिलाती है। तो फिर ठीक है, आप सबको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप लोग चंडीगढ़ छोड़कर यहाँ पिंड में ही रहेंगे, पर बेटा इसकी जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें माफ किया, बस अब तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो और खुशी से अपनी जिंदगी जियो। क्या आप लोग मेरा परिवार नहीं है? अभी अभी आपने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, तो क्या कोई बेटा अपने पियो और बीजी से दूर रह सकता है? मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। आप लोगों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी बस। दीप के बहुत कहने पर सब लोग मान जाते हैं। वाहे गुरु जी का लाख लाख शुक्र है कि आज के दिन सब ठीक हो गया। चलो, मुहूर्त का समय हो गया है, भूमि पूजन भी तो करना है। सब लोग एक खुले मैदान में पहुंचते हैं और सबके कहने पर दीप और सुर एक साथ नारियल फोड़ते हैं और पूजा करते हैं। 1.5 साल बाद एक बड़े से कॉलेज में सुर एक क्लास में पढ़ा रही थी। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? वो क्लास से बाहर आती है तो सामने से अमृत आ रही थी। अरे, तेरी क्लास खत्म हो गई? हाँ, मेरी भी अभी ही खत्म हुई है। चलो घर चलते हैं। दोनों घर पहुँचती हैं। अरे आ गई मेरी बच्चियाँ। जी, दीप कहाँ है? वो शहर गया है किसी काम से, आता ही होगा। थोड़ी देर में दीप आ जाता है और उसके साथ एक लड़का भी था। बेटा ये कौन है? इनका नाम नवजोत सिंह है। ये हमारा कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं एज ए कंप्यूटर टीचर। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीप उसे सुर और अमृत से मिलवाता है। ये है मेरी वाइफ सुर और ये है मेरी बहन अमृत। नवजोत अमृत को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। अगले दिन से नवजोत भी कॉलेज ज्वाइन कर लेता है। वो अमृत से बात करने की अक्सर कोशिश करता था, पर अमृत उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन नवजोत दीप के पास आता है। अरे नवजोत, आइए, कोई काम था? हाँ था तो, पर पर्सनल था। आई होप कि आप नाराज नहीं होंगे। अरे कहिए ना, संकोच मत कीजिए। मैं आपकी बहन अमृत को पसंद करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। दीप के चेहरे पर मुस्कान और उदासी दोनों एक साथ आ जाती हैं। क्या हुआ, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने मन की बात साफ साफ बता दी, पर कुछ बातें आपका जानना जरूरी है कोई भी फैसला करने से पहले। दीप उसे अमृत की जिंदगी के बारे में सब कुछ बताता है। मुझे उनकी बेटी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज में हमारा बस ही नहीं है उसकी सजा इंसान क्यों भुगते? ये सब जानकर भी मेरा फैसला वही है। दीप के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शाम को वो सुर को और बाकी घर वालों को इस बारे में बताता है। किसी को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। मैं अमृत से इस बारे में बात करूंगी। तभी वहाँ अमृत आ जाती है। तुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जवाब ना है, पर मैं सुरजीत से प्यार करती हूँ और उसी से करती रहूंगी। उसके जाने के बाद मैंने खुद को संभाला और आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। क्या ये काफी नहीं है? क्या लड़की की जिंदगी की सच्चाई सिर्फ शादी होती है? मैं खुश हूँ, आप सब हो मेरे पास। मेरी सुरजीत की यादें हैं और कॉलेज है।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से। तभी वहाँ नवजोत आ जाता है। अमृत जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अमृत उसकी तरफ देखती है। इससे पहले कि सब आपको मजबूर करें इस रिश्ते के लिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सच है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। आपका व्यक्तित्व मुझे पसंद है। जिस हिम्मत से आज आप खड़ी हैं, मुझे उसकी इज्जत है और इसीलिए मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। पर मैं ये भी नहीं चाहता कि आप किसी दबाव में आकर ही फैसला लें। मेरा जवाब आपके लिए हमेशा हाँ रहेगा। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मैं वो इंसान हो सकता हूँ जिससे आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकती हैं, आप बता दीजिएगा मुझे। और अगर आपका जवाब ना होगा तो वो भी मुझे उसी इज्जत के साथ मंजूर होगा। ये कहकर नवजोत वहाँ से चला जाता है। हम सभी तुझसे बस यही कहना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। जिस दिन तुझे ऐसा लगे कि कोई तेरी जिंदगी में आ सकता है तो तू हमें बता देना। अपनी मन की जिंदगी जीने का तुझे पूरा हक है। पर जब कोई हमसफर साथ होता है तो जिंदगी आसान और खूबसूरत हो जाती है। ये कहकर सुर, दीप और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। अमृत थोड़ी देर उनकी बातों को सोचती है, फिर अपने काम में लग जाती है। वक्त गुजरने लगता है। अमृत देखती है कि नवजोत एक बहुत ही प्यारा इंसान है और उसका बहुत ख्याल रखता है। उनके बीच में एक बॉन्ड बनने लगता है। एक दिन अमृत कॉलेज से घर जा रही थी कि नवजोत उसके पास आता है। अमृत, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी? कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं आपका जवाब जानता हूँ, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी हमसफर बनेंगी? आपके मन में जो हो आप कह सकती हैं, मैं फिर से ना सुन लूंगा। अमृत कोई जवाब नहीं देती। नवजोत उदास होकर जाने लगता है कि तभी अमृत बोलती है, हाँ बनूंगी मैं आपकी हमसफर। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। वो घर जाकर सबको ये बात बताती है। बाकी सब भी बहुत खुश होते हैं। आज नवजोत और अमृत की शादी थी। दोनों मंडप में बैठे हुए थे। दीप दूर से उन्हें देख रहा था। वो अपनी जेब से सुरजीत की फोटो निकालता है और उससे कहता है, ओ यारा, आज मैं तेरी अमानत किसी और के हवाले कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तेरी सारी जिम्मेदारियां मैंने ठीक से निभाई हैं। तुझे मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? उसकी आंखें छलक जाती हैं। तभी वहाँ सुर आ जाती है और उसे ऐसे देखकर नाम में सिर हिलाती है। दोनों एक साथ अमृत और नवजोत की शादी होते देख रहे थे। थोड़ी देर में उनकी शादी हो जाती है और अमृत अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल जाती है। सच ही है, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हालातों ने न केवल अमृत की बल्कि दीप और सुर की जिंदगी भी पलट कर रख दी थी। जब सब अच्छे से हो गया था तब उन्हें यूं अलग होना पड़ रहा था, पर अंत भला तो सब भला।